और HBO मैक्स पे रिलीज हुई एक हॉरर सीरीज इट वेलकम टू डेरी को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मूवी थिएटर से, जहां एक छोटा लड़का मैटी अपने पैसिफायर के साथ बार बार आवाज कर रहा होता है। एक औरत परेशान होकर उसे चुप रहने को बोलती है। तभी थिएटर का वर्कर कार्ल आता है और मैटी को बाहर निकालने लगता है। पता चलता है ये पहली बार नहीं है, मैटी पहले भी कई बार बिना टिकट के अंदर घुस चुका है। कार्ल का साथी हैंक आता है और पूछता है कि हुआ क्या। कार्ल गुस्से में बोलता है ये तीसरी बार है जब वो बच्चा फ्री में अंदर आ गया है, लेकिन हैंक उसे शांत करता और पूछता है कभी इस बच्चे के मम्मी पापा को देखा है। फिर कहता है छोड़ दे यार, जाने दे। पास में ही हैंक की बेटी रॉनी मैटी को छुपते हुए देख लेती है। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपने पापा की तरह दयालु है, लेकिन कार्ल बोलता है दया के वजह से थिएटर के टिकट्स बिकेंगे थोड़ी। हैंक अब रॉनी से पूछता है वो बच्चा कहाँ गया, तो वो झूठ बोल देती है ताकि मैटी बच जाए। दोनों निकल जाते हैं और मैटी अपनी छुपने की जगह से बाहर आता है, पर तभी कार्ल उसे देख लेता है और मैटी भाग जाता है। कार्ल पीछे से चिल्लाता है अगली बार आओगे तो पुलिस बुला लूंगा। रात को मैटी अकेला डेरी की बर्फीली सड़कों पर चलता है। मुंह में अजीब सी पैसिफायर है। इस बार वो सच में घर छोड़ चुका है हमेशा के लिए। वो लिफ्ट मांगता है लेकिन ज्यादातर गाड़ियां रुकती नहीं। आखिर में एक कार रुकती है जिसमें एक अच्छे दिखने वाले कपल अपने बच्चों के साथ होते हैं। औरत उसे अंदर बैठा लेती है, कंबल उड़ाती और कहती है ठंड इतनी है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आदमी पूछता है उसका घर कहाँ है, तो मैटी बस कहता है यहाँ से कहीं भी चलो, बस इस शहर में नहीं रहना चाहता। वो लोग बताते हैं कि वो पोर्टलैंड जा रहे हैं। मैटी कहता है वो भी वहीं जाएगा। रास्ते में रेडियो पर न्यूज चल रही होती है, मॉस्को में न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, रेडिएशन फैल रहा है। बच्चे चैनल बदलने को बोलते हैं, लेकिन हर स्टेशन पर कुछ न कुछ अजीब और बेचैन करने वाली खबरें होती हैं। धीरे धीरे मैटी को एहसास होता है कि इस फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी बेटी आर्लीन एक लीवर के टुकड़े से टपकते लाल तरल को सूंघ रही होती है और मैटी को भी सूंघने को बोलती है। तभी सब लोग अजीब डरावनी हंसी में हंसने लगते हैं। वो सब पागल जैसे लग रहे थे। हंसी इतनी तेज होती है कि कार में गूंजने लगती है। मैटी समझ जाता है कि वो यहाँ फंस गया है। वो खिड़की से बाहर देखता है, रोड साइन पर लिखा था डेरी 5 माइल्स। वो घबरा कर कहता है पर हम तो पोर्टलैंड जा रहे थे ना। ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, बस रेडियो की आवाज बढ़ा देता है। मैटी गैस स्टेशन देकर रोकने को बोलता है पर कोई जवाब नहीं देता। छोटा बच्चा कुछ अजीब बोलना शुरू करता है और फिर पूरी फैमिली मिलकर वही सब दौड़ाने लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो। मैटी घबरा जाता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो स्टीयरिंग पकड़ लेता है, गाड़ी रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका हाथ औरत के पेट पर लग जाता है और वो अचानक दर्द में चिल्लाने लगती है। वो वहीं कार में बच्चा पैदा करने लगती है और बाकी लोग मंत्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो चीज पैदा होती है वो इंसान नहीं होती। एक डरावना खून से लथपथ राक्षस होता है जिसकी चीखें जानवरों जैसी होती है। माँ पागल होकर हंसती है, फैमिली खुशी से चिल्लाने लगती है। मैटी डर से पत्थर बन जाता है, धीरे से पैसिफायर मुंह में डाल लेता है। बच्चे उसे घूरते हैं, उनकी आंखें शीशे जैसी बेरंग होती हैं। तभी वो राक्षसी बच्चा उस पर झपटता है। पैसिफायर गिरकर नीचे गिरता है और फिर हवा में वो हंसी गूंजती है। इसके बाद कहानी चली जाती है 4 महीने के बाद, अप्रैल 1962। अब हम मिलते हैं फिल नाम के एक शांत लड़के से जिसे हवाई जहाजों का बहुत शौक था। रोज स्कूल जाने से पहले वो आसमानों में उड़ते जहाजों के नंबर अपनी नोटबुक में लिखता है। दूसरी तरफ एक एयरबेस पर मेजर लेन हैनलन और कैप्टन रूसो नई पोस्टिंग पर आते हैं। हैनलन खुश है कि वो डेरी आया है, पर रूसो को यह जगह पसंद नहीं। कर्नल फुलर उनका स्वागत करता है और बताता है कि ये बेस अमेरिका के 6 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट बेस में से एक है। शांत दिखता है पर हम फ्रंट लाइन पर हैं। सोवियत एयर स्पेस बस 7 घंटे दूर है। टूर के दौरान रूसो एक जगह देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था स्पेशल प्रोजेक्ट्स। कर्नल तुरंत बात बदल देता है और हैनलन से पूछता है कि वो बेस पर रहेगा या शहर में। हैनलन बताता है कि उसे टाउन में एक घर मिल गया है, फैमिली आने वाली है। फुलर मुस्कुराता है और कहता है डेरी तुम्हें पसंद आएगा, ये बहुत शांत शहर है। इधर डेरी हाई स्कूल में एक लड़की लिली जब अपना लॉकर खोलती है तो अंदर से अचार का जार गिरकर टूट जाता है। सब स्टूडेंट हंसने लगते हैं और वो भी हंसते हुए बोलती है लगता है अब डिनर तक आचार की खुशबू नहीं जाएगी। उसकी दोस्त मार्ज अपने नए चश्मे को लेकर थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन कहती है कि शायद वो अब अजीब दिखती है। लिली मुस्कुराकर कहती है नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, शायद अब तुम्हें जोई नोटिस करे। उधर फिल अपने दोस्त टेडी से अपनी फेवरेट बातों पर बातें कर रहा था, एटॉमिक एज और एलियन वाली थ्योरीज पर। फिल को पूरा भरोसा है कि डेरी में कहीं ना कहीं मार्शियन छुपे हुए हैं, शायद एयर बेस के अंदर बर्फ में फ्रीज किए हुए। वो सीरियस होकर कहता है कि मिलिट्री के लोग उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टेडी उसे पूछता है भाई तूने एग्जाम की पढ़ाई तो की है ना। फिल बोलता है क्यों करूं, वैसे भी तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। एयरबेस में इस बीच टेंशन बढ़ रही होती है। एक पायलट मास्टर्स खुलेआम मेजर हैनलन की बेइज्जती करता है और कुछ रेसिस्ट बातें बोल देता है। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। तभी जनरल शॉ अंदर आता है। उसका आना ही सबको चुप करा देता है। वो सख्त लहजे में मास्टर्स को डांटता है, रैंक और रिस्पेक्ट पर कोई बहस नहीं होगी। शर्मिंदा होकर मास्टर्स सलाम ठोकता है। शॉ माफ कर देता है, मेरे कमांड में भेदभाव बिल्कुल नहीं चलेगा। उधर फिल खिड़की से अपने पड़ोसी को कपड़े बदलते देख रहा था, लेकिन टेडी अपना होमवर्क कर रहा होता है। फिल उसे चिढ़ाता है पर टेडी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो धीमे से बोलता है आज मैटी के गुम हुए 4 महीने हो गए। फिल कहता है हाँ बुरा हुआ और फिर टॉपिक बदल देता है। टेडी गुस्से में बोलता है तुम उसे ऐसे कैसे भूल सकते हो, वो हमारा दोस्त था, उसकी बॉडी भी नहीं मिली, हो
सकता है वो भाग गया होगा। फिल कहता है वो भागेगा क्यों। टेडी कहता है मैटी के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, जो कुछ दोस्त उसके बर्थडे पर आए थे वो तो सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें कैंडी देने का प्रॉमिस किया गया था। फिल मैटी की माँ का बचाव करता है, अरे भाई उसने तो फेयर डील दी थी ना। टेडी बोलता है तुझे तो याद भी नहीं है कि वो दिन मैटी का जन्मदिन था। फिल कहता है इसीलिए तो बोल रहा हूँ वो गायब नहीं हुआ, वो मर गया है। ये सुनकर टेडी को बुरा लगता है, वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर लिली बाथरूम में अकेली बैठी अपने ब्रेसलेट से खेलते हुए मैटी को याद कर रही होती है। उसे वो दिन याद आता है जब मैटी उसे चुपके से पुराने लुकआउट टावर में ले गया था जो सालों से बंद था। मैटी दोनों चुपचाप खड़े थे। मैटी ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। लिली मुस्कुराई और बोली थैंक यू, तुम ही तो हो जो मेरी बात सुनते हो। तभी मैटी उसे किस करने के लिए झुकता है पर लिली पीछे हट जाती है, कहती है हम बस फ्रेंड्स हैं। मैटी शर्मिंदा होकर माफी मांगता और चला जाता है। प्रेजेंट में लिली ब्रेसलेट को घूरते हुए आंसू पोंछती है। तभी उसकी माँ आवाज लगाती है तैयार हो जाओ, कल पापा की कब्र पर जाना है। लिली मना कर देती है मुझे नहीं जाना। माँ बोलती है 1 साल हो गया अब तो चलो। लिली कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। माँ कहती है सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने उन्हें खोया है, जितनी जल्दी सच का सामना करोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तभी लिली को एक धीमी आवाज सुनाई देती है बाथरूम के ड्रेन से। वो सन्न रह जाती है। आवाज मैटी जैसी लगती है। वो उसे पूछती है तुम कहाँ हो। आवाज आती है वो मुझे जाने नहीं देता। अचानक ड्रेन से खून से सनी उंगलियां बाहर आती है। लिली चीख पड़ती है और लाइट्स टिमटिमाने लगती है। अगले दिन स्कूल में लिली मार्ज को सब कुछ बताती है कि मैटी ने उससे बात की। मार्ज डर जाती है और हैरान होकर पूछती है वो तुमसे क्या बोला, तुम दोनों तो ज्यादा बात भी नहीं करते थे। लोगों के मजाक उड़ाने से डरकर मार्ज उसे बाथरूम में ले जाती है ताकि कोई सुन न ले, लेकिन लिली अड़ी रहती है मैं मजाक नहीं कर रही मार्ज, सच में ये सब कुछ हुआ था। मार्ज उसे शांत करने की कोशिश करती है, बस 2 महीने बचे हैं समर ब्रेक तक, किसी को ये सब मत बताओ वरना सब बातें बनाएंगे। लिली गुस्से में बोलती है तुझे सच की फिक्र कम अपनी इमेज की ज्यादा चिंता है। मार्ज दुखी होकर कहती है मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ पर कभी कभी तुम्हारी फ्रेंड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद में फिल और टेडी अपनी साइकिल लेकर अपने पुराने सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहाँ लिली पहले से मौजूद होती है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिल सोचता है ये फिर उसके पापा वाले अफवाह की बात होगी, लेकिन टेडी कहता है वो सब झूठ है। फिल बताता है कि मैटी ने उससे कहा था कि इस जगह के बारे में किसी को मत बताना। लिली कहती है मैटी ने मुझे यहाँ लाया था और वैसे भी हम लोग तो दोस्त हैं। फिल कहता है नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर लिली से बताती है ड्रेन से आती आवाज, खून और वो उंगलियां। टेडी ध्यान से सुनता और धीरे से पूछता है तुम पक्का कह रही हो कि वो मैटी था। लिली कहती है हाँ वो मैटी था, मैं जानती हूँ। फिल को यकीन नहीं होता। टेडी थोड़ा सोचकर कहता है नामुमकिन तो नहीं है। फिल हंसकर कहता है तुम एलियंस पर यकीन करते हो तो मैटी के वापस आने पर क्यों नहीं करते। लिली दोनों को देखती है उम्मीद भरे नजरों से, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। टेडी धीरे से बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिल चुप रहता है और उसका वही साइलेंस सब कुछ कह देता है। लिली मायूस होकर वहां से चली जाती है। एयरबेस पर वापस शॉ हैनलॉन को बताता है कि जिस सिपाही ने उससे बदतमीजी की थी उसे सजा मिल चुकी है। शॉ सख्त लहजे में कहता है कि ऐसी हरकत दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हैनलॉन एक बेहतरीन पायलट है, लेकिन एक मिशन के दौरान हुए हादसे में वो अकेला जिंदा बचा था और उसी के बाद उसकी करियर की दिशा बदल गई। अब उसे एक नया टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्ट करने का काम मिला है। उधर टेडी अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। उसका परिवार एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जीव कम्युनिटी से है। उसके पिता नोटिस करते हैं कि उसका बेटा परेशान है तो पूछते हैं हुआ क्या। टेडी डरते हुए पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई किसी बच्चे को अगवा करके उसे जमीन के नीचे कहीं बंद कर दे और उसे चोट पहुंचाए। पिता थोड़ा नाराज होकर कहते हैं ऐसी डरावनी बातें मत करो, असली दुनिया तो पहले से ही बहुत डरावनी है। वो उसे समझाते हैं कि ज्यूज लोग पहले से ही दुनिया का डरावना सच देख चुके हैं, इसीलिए अब इन कहानियों में मत खोया करो। रात में टेडी अपने कमरे में कॉमिक्स पढ़ रहा होता है, तभी उसकी लैंप टिमटिमाने लगती है। वो उसे कई बार ऑन ऑफ करता है, लेकिन अचानक उसे लैंप के ग्लास में एक भयानक चेहरा दिखता है। डर के मारे उसे अपने पिता की बात याद आती है कि नाजी लोगों ने यहूदियों की खाल से लैंप बनाए थे। लैंप अपने आप हिलने लगता है और टेडी चीख उठता है। उसका भाई कमरे में आता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अगले दिन टेडी ये सब बात फिल और लिली को बताता है। फिल डर जाता है, उसे लगता है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। टेडी कहता है कि उन्हें किसी को बताना चाहिए, लेकिन फिल कहता है कोई यकीन नहीं करेगा, सब उन्हें पागल समझेंगे। आखिर वो तीनों तय करते हैं कि जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक चुप रहेंगे। वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ एक पुराना अखबार पाते हैं जिसमें मैटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है। पहले तो पुलिस ने उसे भागा हुआ बच्चा समझा था, लेकिन बाद में मामला मर्डर का शक बन गया। आखिरी बार मैटी को 4 जनवरी को थिएटर में देखा गया था। रिपोर्ट करने वाली लड़की रॉनी थी, जो थिएटर में एक वर्कर की बेटी है और मेन सस्पेक्ट की बेटी भी। जब बच्चे रॉनी से पूछताछ करने जाते हैं तो वो उन्हें डांट कर भगा देती है, लेकिन जैसे ही लिली बताती है कि उसने अपने बाथटब की पाइप से मैटी को गाते हुए सुना, रॉनी का
का चेहरा उड़ जाता है। वो भी वही आवाजें सुन चुकी है। डरी हुई रोनी भी अब उनके साथ सच्चाई जानने का फैसला करती है। उसी रात एयरबेस पर हैनलन के कमरे में नकाबपोश लोग घुस जाते हैं। वो लोग उससे सीक्रेट एयरक्राफ्ट की जानकारी मांगते हैं। हैनलन कुछ नहीं बताता। वो लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं। तभी रूसो अंदर घुसकर उनकी मदद करता है और दोनों मिलकर हमलावरों को भगा देते हैं। इधर फिल, टेडी, लिली, सूजी और रॉनी चोरी छिपे थिएटर में घुस जाते हैं। तभी मैटी का गाया हुआ वही गाना द म्यूजिक मैन बजने लगता है। सभी बैठते हैं और टेडी, लिली रोते हुए बताते हैं कि उन्हें अफसोस है वो मैटी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। सबके चेहरे पर पछतावा साफ दिखता है। अचानक मूवी शुरू होती है और मैटी स्क्रीन के अंदर दिखाई देता है अपने गोद में एक बच्चा लिए हुए। ये वही डरावना बच्चा है जिसने उसे पकड़ लिया था। मैटी गुस्से में उनकी ओर देखता और कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे वजह से हूँ, तुमने झूठ बोला। फिर वो उस बच्चे को स्क्रीन की तरफ फेंक देता है। बच्चा अचानक स्क्रीन से बाहर निकल आता है और एक विशाल डरावने राक्षस में बदल जाता है। वो राक्षस फिल और टेडी पर हमला कर देता है। रॉनी भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद होता है। लिली सूजी को बचाने की कोशिश करती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रॉनी किसी तरह बाहर से दरवाजा खोलती है और दोनों भागती हैं, लेकिन लिली के हाथ में अब भी सूजी का कटा हुआ हाथ होता है। और इस तरह खत्म होता है पहला डरावना एपिसोड। लिली को अब रातों में डरावने सपने आते रहते हैं। उस भयानक थिएटर वाली रात के बाद उसे तो एक पल भी शांति नहीं मिली। उधर डेयरी पुलिस के 2 ऑफिसर हैंक के घर के बाहर पर निगरानी कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन है कि बच्चों के गायब होने के पीछे हैंक का ही हाथ है। घर के अंदर हैंक की माँ पर्दे के पीछे से झांकती है और घबराई आवाज में कहती है, पुलिस वाले अभी भी घर के बाहर ही खड़े हैं। हैंक बोलता है वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक बच्चों को ढूंढ नहीं लेते या मुझ पर इल्जाम नहीं लगा देते। उसकी माँ याद दिलाती है कि उसने पुलिस को साफ बताया कि उस रात हैंक घर पर ही था और टीवी देख रहा था, लेकिन हैंक जानता है कि अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। पास ही रॉनी, उसकी बेटी, चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसने थिएटर की वो डरावनी रात झेली थी और अब सब लोग सोचते हैं कि उसके पापा कातिल हैं, जबकि उसके पापा तो वहाँ थे भी नहीं। हैंक की माँ कहती है कि रॉनी को उन बच्चों को थिएटर में घुसने नहीं देना चाहिए था। हैंक धीरे से कहता है इसमें रॉनी की क्या गलती थी। फिर उसकी माँ जिद करती है कि रॉनी को अब स्कूल जाना शुरू करना चाहिए, लेकिन हैंक साफ मना कर देता है, मैं उसे अभी खोना नहीं चाहता। रॉनी उदास होकर पूछती है, क्या वो लोग आपको गिरफ्तार कर लेंगे? हैंक उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, नहीं बेटा, ये बस बड़ों की बातें हैं। उधर हैनलन अपने नए घर के बाहर बैठा होता है। तभी एक कार रुकती है। उसकी पत्नी शार्लेट और बेटा विल पहुंच गए हैं। विल दौड़कर अपने पापा को गले लगाता है और ऊपर भाग जाता है नया घर देखने। शार्लेट मुस्कुराती है लेकिन उसकी मुस्कान तब फीकी पड़ जाती है जब वो हैनलन के हाथों पर बंधा पट्टी देखती है। हैनलन बात को टाल देता है, कहता है बस छोटी सी चोट ही तो है। ऊपर विल अपना टेलीस्कोप सेट कर रहा होता है। हैनलन उसे बताता है कि पायलट तारे देखकर रास्ता ढूंढते हैं। फिर मजाक में कहता है कि हम इससे पड़ोसियों पर भी नजर रख सकते हैं। विल पूछता है, ऐसा करना ठीक नहीं। बाद में हैनलन अपने हमलावरों की तस्वीरें देखता है। वही गैस मास्क पहने लोग। शार्लेट आती है, सामान खोलते हुए कहती है कि टेलीस्कोप लाने के लिए थैंक यू। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि विल बाकी बच्चों जैसा नहीं है, उसे ना बेसबॉल पसंद है ना भीड़ में घुलना। हैनलन बस मुस्कान देता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी सही बोल रही है। डेयरी हाई के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है, कर्फ्यू, शाम ढलने से पहले सभी बच्चे घर लौट जाएं। थिएटर वाली घटना के बाद पूरा शहर डरा हुआ है। अंदर मार्ज कोशिश कर रही है कि पॉपुलर लड़कियां उसे नोटिस करे, लेकिन वो तो उल्टा उसका मजाक उड़ाती हैं। रॉनी पहली बार स्कूल आती है और सब फुसफुसाते हैं। वो तो उसी आदमी की बेटी है जिसने बच्चों की लाशें छुपाई। रॉनी रोने ही वाली होती है कि लिली उसके पास आकर उससे प्यार से बात करती है। क्लास में मार्ज लिली से पूछती है, तुम ठीक हो? लिली शांत होकर कहती है, कोशिश कर रही हूँ। मार्ज उसे कहती है, रॉनी के साथ मत घूमो वरना वो पॉपुलर लड़कियां तुमसे बात नहीं करेंगी। लिली गुस्से में बोल पड़ती है, टेडी, फिल और सूजी मर चुके हैं, मुझे अब किसी बेवकूफ पॉपुलर लड़की की फिक्र नहीं। एयरबेस पर हैनलन को पता चलता है कि उसके हमलावरों में से एक ने कबूल किया है वो कोई जासूस नहीं था बल्कि एक नस्लवादी सिपाही था। शॉ कहता है कि उसे सजा मिलेगी, लेकिन हैनलन को यकीन नहीं क्योंकि हमले में इस्तेमाल हुआ हथियार सोवियत बना था। उधर शहर में शार्लेट देखती है कि कुछ लड़के सड़क पर एक बच्चे को पीट रहे थे, कोई मदद करता ही नहीं। वो गुस्से में आगे बढ़ती है और बाकी सब बस खड़े होकर देखते ही रहते हैं क्योंकि डेयरी में कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता। उस रात खाने के टेबल पर शार्लेट अभी भी बहुत गुस्से में होती है। उसने दिन में देखा था कि कुछ लड़के एक छोटे बच्चे को पीट रहे थे और आसपास के लोग बस तमाशा देख रहे थे। गुस्से में वो हैनलन से कहती है, यहाँ लोग कितने डरपोक हैं, जब मैंने बीच में जाने की कोशिश की तो लोग मुझे ही ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूँ। वो कहती है कि वो उन लड़कों के पेरेंट्स को ढूंढकर उनसे बात करेगी, लेकिन तब विल बीच में बोलता है, माँ बस करो प्लीज, शांत हो जाओ। शार्लेट शांत होती है और उससे पूछती है कि स्कूल में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है ना? विल नजरें चुराकर झूठ बोलता है, नहीं अभी तक तो नहीं। थका हुआ हैनलन कहता है, शार्लेट उस बात को भूल जाओ, इन चीजों में पड़ना ठीक नहीं। विल कहता है, क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? शार्लेट उसे रोकती है, पूछती है, पहला दिन कैसा था? विल धीमी आवाज में कहता है, ठीक ही था, और फिर चला जाता है। शार्लेट लंबी सांस लेकर कहती है, मैं
बस चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम हम फैमिली के साथ बिताएं। वो नोटिस करती है कि हेनलन का ध्यान कहीं और है। पूछती है कुछ बात करनी है। हेनलन कहता है सॉरी, वो सब क्लासिफाइड है, मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता। उधर रॉनी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी होती है। वो नीचे से अपने पापा और दादी की बहस सुनते रहती है। वो अपनी मम्मी की पुरानी फोटो को देखती है और धीरे से कंबल ओढ़कर अपने कान ढक लेती है। अचानक उसका बिस्तर धड़कने लगता है, पहले हल्के से जैसे दिल की धड़कन हो, फिर ये तेज हो जाता है। उसका सफेद कंबल लाल पड़ने लगता है जैसे खून में भीग गया हो। बिस्तर पानी से भरने लगता है। रॉनी घबरा कर उठने की कोशिश करती और जमीन पर गिर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो बिस्तर पर उसकी मरी हुई माँ पड़ी है, शादी के जोड़े में। और वो औरत धीरे से बोलती है, तुमने मुझे क्यों मारा रॉनी? मैं तो बस तुम्हें पकड़ना चाहती थी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और आवाज डरावनी हो जाती है। कहती है, अब तू अपने बाप को भी खत्म कर देगी, वो लोग उसे ले जाएंगे और जला देंगे। वो जोर से पागलों की तरह हंसती है और उसका चेहरा एक डरावने दानव जैसा बन जाता है। बिस्तर से एक लंबी नाल निकलती है और रॉनी को जकड़ लेती है। उसे अंधेरे मुंह की ओर खींचती है जिसमें बड़े बड़े दांत और दो चमकती पीली आंखें होती हैं। रॉनी चिल्लाती है, खुद को छुड़ाती है, लेकिन फिर उसकी माँ उठकर वहां से आगे बढ़ती है। तभी हैंक कमरे में दौड़ता हुआ आता है और ये डरावना साया गायब हो जाता है। रॉनी कांपते हुए अपने पापा को गले लगा लेती है। शहर के एक बार में 3 ब्लैक फौजी अफसर बैठे होते हैं। उनमें से एक है डिक हाउरेन। वो पुलिस की पूछताछ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी व्हाइट पुलिस चीफ क्लिंट अंदर आता है और सबको खबर मिलती है कि हैंक की गिरफ्तारी होने वाली है। माहौल थोड़ा टेंशन भरा हो जाता है और ऑफिसर चुपचाप बाहर से निकल जाते हैं। एयरबेस के गेट पर गार्ड उन्हें रोक देता है। बेस लॉकडाउन पर है, लेकिन जैसे ही डिक अपना नाम बताता है, गार्ड तुरंत उसे अंदर जाने देते हैं। अगले दिन डिक और उसकी टीम एक पुराने नेटिव जमीन पर खुदाई करते हैं। ये पिछले 4 महीनों में उनकी चौथी खुदाई होती है। उनका कमांडर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तू बेकार की चीजें खोद रहा है, तेरे तो स्पेशल प्रिविलेज भी काम नहीं आ रहे हैं। डिक उसे कहता है, हम कुछ बड़ा मिलने के बहुत करीब हैं। स्कूल में लिली अब मार्ज और उसकी ग्रुप की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो अकेली बैठी होती है। तभी रॉनी आती है, कांपती हुई, डरी हुई, और धीरे से कहती है, वो वापस आ गया है। लिली भी कहती है कि हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। रॉनी गुस्से में चिल्लाती है, अगर हम चुप रहे तो मेरे पापा को फांसी हो जाएगी। पूरा कैफेटेरिया चुप हो जाता है। चिल्लाने के लिए रॉनी को तुरंत डिटेंशन के लिए भेज दिया जाता है। स्कूल में विल अकेले ही हॉलवे में लंच खा रहा होता है। तभी रिच आता है और मजाक में कहता है, ये जगह रिजर्व है। फिर मुस्कुराते हुए मान लेता है कि वो हमेशा अकेले ही खाता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और तभी अचानक एक लड़का स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और सब तरफ धुआं भर जाता है। विल गलती से एक टीचर से टकरा जाता है और उसे भी सजा होती है। रॉनी के साथ दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। विल कहता है कि वो बेगुनाह है, उससे गलती हुई, जबकि रॉनी हंसकर बोलती है, मैं तो मानती हूँ, मैं तो चिल्लाई थी, गलती हुई। वो देखती है कि विल सफाई करते करते एक किताब पढ़ रहा था। वो पूछती है, तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो? विल मुस्कुराता है, हाँ, साइंस है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ तक स्मोक बॉम्ब में जो केमिकल्स है वो दूसरे प्लैनेट्स पर भी मिलते हैं। रॉनी हंसती है, अजीब बात है। उधर लिली के साथ हालात और खराब हो जाते हैं। पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। ऑफिसर क्लिंट, जो बहुत चालाक और ठंडे दिमाग वाला है, उसके डर का फायदा उठाता है। वो कहता है शायद लिली को गलती हुई है, उसने रॉनी के पापा हैंक को उस रात देखा ही नहीं था। लिली डर जाती है, कुछ नहीं बोलती, और उसी चुप्पी से हैंक की किस्मत तय हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस हैंक को गिरफ्तार कर लेती है। रॉनी सब कुछ अपनी आंखों से देखती है और टूट जाती है। गुस्से में रॉनी लिली के घर पहुंचती है और चिल्लाती है, तुमने धोखा दिया, तुमने ही मेरे पापा को फंसाया। लिली रोते हुए कहती है, नहीं, पुलिस ने मुझे बेवकूफ बनाया। पर रॉनी कुछ सुने बिना चली जाती है। एयरबेस पर हेनलेन जेल में बंद मास्टर से मिलने जाता है। वो उसे एक सोवियत पिस्टल दिखाता है, वही हथियार जो हमले में इस्तेमाल हुआ था। पूछता है कि वो इतनी रेयर बंदूक चलाना जानता है या नहीं। मास्टर हकलाता है और हेनलन समझ आता है कि वो गुनहगार नहीं है। हेनलन ये बात जनरल शॉ को बताता है। शॉ मुस्कुराकर कहता है कि वो पूछताछ असल में एक टेस्ट था। फिर बताता है कि हेनलन के ब्रेन सर्जरी के बाद उसमें डर नाम की चीज नहीं बची और यही बात उसे आर्मी के लिए खास बनाती है। हेनलन गुस्से में पूछता है, वो नकाब वाला आदमी कौन था जिसने मुझ पर हमला किया? शॉ कुछ नहीं बताता, बस कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उधर लिली अकेली सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही होती है। तभी किसी की आवाज आती है, तुम्हें तो फिर से लॉक कर देना चाहिए। लाउड स्पीकर में उसका नाम गूंजता है। चारों तरफ की गलियां मुड़कर भूल भुलैया बन जाती है। उसके मरे हुए दोस्तों के चेहरे अब सीरियल बॉक्स पर नजर आते हैं। फिर एक पिकल जार में उसे अपने पापा का सड़ा हुआ सिर दिखता है। जार फट जाता है और उसमें एक बिना आकार का गीला सा मांस जैसा जीव उसकी तरफ रेंगता है। उसका नाम पुकारता है। वो आंखें झपकाती है और सब गायब हो जाता है सिवाय टूटे हुए जार के जो उसके पैरों के पास पड़ा होता है। उसके डर और टूटे हुए हालात देखकर उसकी माँ फैसला करती है कि लिली को वापस जूनिपर हिल मतलब के एक मेंटल एसाइलम में भेजना होगा। उसी रात हेनलन और शॉ एक सीक्रेट मिलिट्री साइट पर पहुंचते हैं। शॉ बताता है कि सोवियत यूनियन ने कभी क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लगाने की कोशिश की थी, पर असली खतरा वहां नहीं बल्कि डेयरी के नीचे दफन है, कुछ बहुत पुराना जो इंसान नहीं है। फौजी वहां पर खुदाई कर रहे होते हैं और अचानक उन्हें 1930s की एक पुरानी कार मिलती है। जैसे ही वो कार खोलते हैं अंदर से कंकाल गिरने लगते हैं और उनकी हड्डियों पर काटने के निशान साफ दिखते हैं।
कहानी जाती है 1908 के फ्लैशबैक में। छोटा फ्रांसिस घूमते सर्कस को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सर्कस का शरारती मैनेजर उसके पास आता और बोलता है, जो तुम देखने वाले हो वो बहुत ज्यादा घिनौना शो है। फ्रांसिस को मजा आता है और डर नहीं लगता तो वो अंदर चला जाता है। अंदर एंट्री लेते ही माहौल बहुत ही अजीब था। मिरर मेज में चेहरे एकदम टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे। दो जुड़वा बहनें एक ही स्टेज शेयर कर रही थी और एक पियानो वाला बहुत ही डार्क सा म्यूजिक बजा रहा था। भीड़ में फ्रांसिस को एक अजीब सा इंसान दिखता है जो उसे बुलाता है। फ्रांसिस धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो आदमी माचिस जलाता है और पता चलता है वो एक भयंकर सा एक आंख वाला बूढ़ा है। तभी पीछे से बाकी लोग पागलों की तरह हंसने लगते हैं। फ्रांसिस डर कर भाग लेता है। बाहर आते ही उसका बाप उसे डांट देता है, कहता है तू तो बिल्कुल ही डरपोक निकल गया। फिर उसे एक स्लिंग शॉट देता है जो उसने इनाम में जीता था। दोनों कार से निकलते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाकर कार खराब हो जाती है। फ्रांसिस को पास के लेमोनेड स्टॉल पर भेजा जाता है जहाँ 3 नेटिव अमेरिकन बच्चे होते हैं। पैसे कम पड़ जाते हैं तो फ्रांसिस अपनी स्लिंग शॉट एक लड़की को दे देता है और बदले में लेमोनेड ले लेता है। थोड़ी देर में फ्रांसिस और वही लड़की पूरे टाउन में भागते भागते मस्ती करने लगते हैं। लेकिन जैसे फ्रांसिस जंगल के पास पहुंचता है, लड़की घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फ्रांसिस फिर भी अंदर चला जाता है। जंगल में अजीब आवाजें आ रही हैं। अचानक वही सर्कस वाला क्रीपी बुढ़ा सामने आ जाता है। वो फ्रांसिस को बहुत डराने लगता है। फ्रांसिस दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और डंडा पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो बूढ़ा उसे घूर कर बहुत ही गंदी डरावनी शक्ल बनाता है। फ्रांसिस चिल्लाता और भागना शुरू कर देता है। बूढ़ा आदमी उसके पीछे एकदम राक्षस की तरह दौड़ता है। उसका शरीर मुड़ तोड़ कर 4 पैर वाला राक्षस बन जाता है। उसी टाइम वो लड़की आती और फ्रांसिस की स्लिंग शॉट से उस राक्षस की आंख में ही मार देती है। राक्षस दर्द से चीखता है और लड़की फ्रांसिस का हाथ पकड़कर चिल्लाती है, पीछे मत देखना, और दोनों भागते हुए जंगल से बाहर निकल आते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट में। जुनिपर हिल मेंटल हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी में लिली की माँ आती है। डॉक्टर बताते हैं कि लिली की दवाई बढ़ा दी गई है और अगर उसे फिर से दोहरा पड़े तो ट्रीटमेंट और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। लिली की मुलाकात वहाँ पर सफाई करने वाली एक औरत इनग्रिड से होती है। लिली उसे अपनी टेंशन बताती है कि रॉनी के पापा जेल में हैं और ये सब इनडायरेक्टली उसी के वजह से हुआ। उसे डर है कि अगर उसने सिनेमा में जो देखा वो सच बोल दिया तो उसे वापस यहाँ पर भेज दिया जाएगा। इनग्रिड उसे दिलासा देती और कहती है, जिंदगी सफर की नहीं होती, सफर में साथ कौन चल रहा है वो ज्यादा मायने रखते हैं। वो लिली को समझाती है कि रॉनी के लिए सही काम करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। जाते जाते वो लिली को उसके लकी ब्रेसलेट वापस दे देती है और कहती है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करती हूँ। उधर पुलिस स्टेशन में चीफ क्लिंट बावर्स जेल में बंद हैंक से बात कर रहा होता है। वो उसे सिगरेट देता और कहता है कि उसे झूठे लोगों को पहचानने की कला आती है। हैंक अपनी कहानी दोहराता है लेकिन क्लिंट बताता है कि एक विटनेस ने उसी रात उसे सिनेमा के पास देखा था जब मर्डर हुआ था। हैंक गुस्से में बोलता है ये झूठ है। चीफ हैंक की पसंदीदा सिगरेट का एक पैकेट निकालता है, वही पैकेट जो क्राइम सीन पर मिला था। मतलब साफ है, क्लिंट किसी भी हालत में हैंक को फंसाना चाहता है, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। हैंक बार बार जोर देकर कहता है कि वो बेगुनाह है लेकिन क्लिंट बिना कुछ बोले चला जाता है। हैंक सेल के अंदर से चिल्लाता रहता है कि उसने कुछ नहीं किया। स्कूल में रॉनी बहुत बुरा झेलती है। बच्चे उसे घूरते हैं, हंसते हैं, उसके लॉकर पर गंदी बातें लिखते हैं, सब उसकी पापा के वजह से। सिर्फ विल को लगता है कि रॉनी किसी किलर की बेटी नहीं हो सकती। बाथरूम में लिली सफाई का सामान लेकर रॉनी के पास आती है। रॉनी कांप रही होती है फिर भी हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि उसे लिली की कोई मदद नहीं चाहिए। उसका तो मन कर रहा है कि वो लिली को मुक्का मार दे क्योंकि लिली के वजह से ही उसके पापा जेल में हैं। लिली हिम्मत करके कहती है कि वो अब सब सच बताने वाली है। उसे साबित करना है कि वो पागल नहीं है और हैंक कातिल नहीं है। वो रॉनी को बताती है कि उसने सुपरमार्केट में उस क्रिएचर को देखा था और फिर उसे जुनिपर हिल में भेज दिया गया था। लिली बोलती है कि अब उसे सबूत ढूंढने होंगे। रॉनी पूछती है कैसे करेंगे। लिली एक कैमरा निकालती है। रॉनी बोलती है तुम क्या सोच रही हो कि वो क्रिएचर तुम्हारे लिए पोज करेगा, लेकिन लिली का कॉन्फिडेंट चेहरा रॉनी को थोड़ा हिला देता है। रॉनी को भरोसा नहीं है कि फोटो डेवलप भी होंगी या नहीं और ऐसे फोटोज डेवलप करेगा कौन, पर लिली की जिद उसे परेशान करने लगती है। इधर कर्नल फुलर जनरल शॉ को रिपोर्ट देता है कि कार को खोलकर देखा गया, सिर्फ खून और गोली के निशान मिले और आसपास खुदाई करने पर भी कुछ नहीं मिला। शॉन चिढ़ा हुआ है क्योंकि वो ऐसी चीजें ढूंढ रहा है जो कार से 300 साल पहले दबाई गई थी। फिर भी कार ने सिग्नल क्यों भेजा। फुलर उसे 1935 वाली चक्र की याद दिलाता है, ब्रैडली गैंग वाली घटना, और तब भी उसी एंटिटी को देखा गया था। शॉ जो साइकिक एबिलिटीज पर भरोसा करता है ऑर्डर देता है कि हवा से लोकेटर टारगेट ठीक उसी जगह पर सेट करो जहां वो पुरानी चीज दबी है। फिर शॉ उसे एक पुरानी चीज दिखाता है, एक स्लिंग शॉट, जिसे देखकर लगता है कि ये उसके बचपन की है। शॉ बताता है कि ये मार्क्ड है और इसी से टारगेट सबसे साफ तरीके से मिल सकता है। कर्नल फुलर तुरंत डिक को कॉल करता है और कहता है कि वो और उसके साथी रूसो और हैनलन बिना सवाल किए डिक की डायरेक्शन फॉलो करें। प्लेन डेरी के जंगलों के ऊपर उड़ रहा होता है। रूसो छोटे डिब्बे के बारे में पूछता है जो डिक पकड़े हुए है। डिक उसे खोलकर दिखाता है, ये वही स्लिंग शॉट है जो हमने 1908 के फ्लैशबैक में देखा था। यही हमें समझ आता है कि बचपन वाला फ्रांसिस वही जनरल शॉ है। डिक इज्जत से स्लिंग शॉट को छूता है, फिर ईस्ट की तरफ इशारा करता है। फ्लैशबैक फिर 1908 में जाती है। फ्रांसिस और वो लड़की भागते भागते रुकते हैं। लड़की उसे कहती है अब वो सेफ हैं। वो क्रिएचर
जंगल से बाहर नहीं आता। फ्रांसिस पूछता है वो चीज है क्या और वो जंगल के बाहर क्यों नहीं आती। लड़की उसे ध्यान से देखती और पूछती है क्या तुम ये एक सीक्रेट रख सकते हो। प्रेजेंट में हम रोज को देखते हैं। पता चलता है वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि रोज थी। वो एक कम्युनिटी मीटिंग में बैठी है जहाँ सरकार उनके सेरेमोनियल ग्राउंड्स पर खुदाई कर रही है। एक लड़का उसके पास आकर कहता है जो कार मिली है वो ब्रैडली गैंग की है और उन्हें तुरंत कुछ करना पड़ेगा। रोज साफ साफ अपनी कम्युनिटी को कह देती है कि वो सरकार की खुदाई में सीधे सीधे दखल नहीं देगी, लेकिन वो ये जरूर कहती है कि सबको मिलकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। फिर वो उस लड़के के कान में धीरे से कहती है कि वो उन्हें अभी नहीं रोकेगी, तब तक नहीं जब तक उसे ये ना पता चल जाए कि नीचे गवर्नमेंट आखिर ढूंढ क्या रही है। उधर प्लेन में डिक एकदम खौफनाक ट्रांस में चला जाता है। उसका दिमाग काले गीले सीवर में पहुंचता है जहाँ पेनीवाइज का सर्कस वाला पुराना कैरेज पड़ा था। अंधेरे से दो आंखें उसे घूरती है जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। डिक डर कर पूछता है तुम कौन हो। तभी क्रिएचर उसके दिमाग में कुछ विजन्स डालने लगता है, एक पार्टी, गिरते हुए सिपाही और दूर खड़ी कोई औरत की परछाई। इसी घबराहट में वो अपनी दादी की लटकती हुई लाश देखता है जो उसे भागने को बोल रही होती है। घबरा कर डिक प्लेन का हैच खोल देता है और नीचे कूदने वाला होता है। तभी हैनलन उसे पकड़कर वापस अंदर खींच लेता है। बेस की इन्फर्मरी में कांपता हुआ डिक जनरल शॉ को बताता है कि वो चीज उसे देख रही है। शॉ उसकी काबिलियत से खुश होता है कि वो उस चीज के करीब पहुंच रहे हैं और वो और उसके साथियों को बेहतर अकोमोडेशन देने का वादा करता है, लेकिन डिक उसे वार्न करता है वो चीज हमें देखने के लिए नहीं है, अगर हम आगे बढ़े तो बहुत बुरा होगा, हमें अभी इसे छोड़ देना चाहिए। शॉ बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी बात सुनता है और फिर चुपचाप चला जाता है। खुदाई रोकने का उसका कोई इरादा नहीं होता। डाइनर में विल और रिच स्पेस वाली मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। रिच मान लेता है कि उसे मार्ज पसंद है। तभी बाहर रॉनी और लिली दिखते हैं। रॉनी विल से पूछती है कि उसने पनिशमेंट के समय अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज दिखाई थी और वो उसे पूछती है क्या वो फोटोज डेवलप करने में मदद करेगा, ऐसी फोटोज जिन्हें कोई भी देखकर यकीन नहीं करेगा। विल और रिच जाते हैं तो रिच हंसकर कहता है कि विल को रॉनी से प्यार है। विल मना कर देता है पर उसके चेहरे पर साफ झलकता है कि बात तो कुछ और है। रोज की एंटिक शॉप में जनरल फ्रांसिस शॉ आता है, वही फ्रांसिस जिसे रोज ने 50 साल से नहीं देखा। शॉ बताता है कि डेयरी छोड़ते ही उस सब कुछ भुला दिया था, यहाँ तक कि रोज का नाम भी। रोज कहती है कि डेयरी छोड़ने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। शॉ कहता है कि उसे रोज का नाम तब याद आया जब एक्सकवेशन के खिलाफ उसकी नाम की लीगल चिट्ठी आई थी। वो झूठ बोलता है कि वो बस पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं, लेकिन रोज ये सब मानने को तैयार नहीं होती। उसकी कम्युनिटी उस पवित्र जगह में खुदाई नहीं होने देगी। शॉ उसके साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन रोज उसे भरोसे लायक नहीं समझती और कहती है कि वो पहले टाउन काउंसिल से बात करेगी। फ्लैशबैक में दिखता है रोज ने फ्रांसिस को जाते वक्त स्लिंग शॉट वापस दिया था और कहा था कि उसे याद रखने के लिए इसे रख लेना। फ्रांसिस उसे प्रॉमिस करवाता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी। रोज दुखी होकर कहती है ये जगह लोगों को चीजें भुला देती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। रॉनी, लिली, विल और रिच पुराने टावर हाइडआउट में मिलते हैं। रिच पूछता है कि लिली को ये जगह कैसे पता। लिली बताती है कि ये उसके एक दोस्त का छुपने का अड्डा था। रॉनी सीधा सवाल करती है क्रिएचर की फोटोज कैसे लें जब वो हमें फिर से मारने की कोशिश करेगा। लिली कहती है हमें उसे उकसाना पड़ेगा। विल हरकतें पूछता है कि वो क्रिएचर अब किन किन फॉर्म्स में आ चुका है। लिली बताती है कि वो मैटी और उसके अपने पिता की शक्ल में आया था। रॉनी कहती है कि उसने क्रिएचर को अपनी माँ के फॉर्म में देखा था, लेकिन असली नहीं, बस उनका रूप लेकर डराने की कोशिश करता है। रिच कहता है शायद ये कोई एंटिटी है, कोई बुरी आत्मा। वो बताता है कि उसका क्यूबन अंकल जो बाबा लावो था, मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स को बुलाकर किसी भी फॉर्म में ला सकता था। रॉनी धीरे से पूछती है क्या तुम्हारे अंकल ने बताया कि वो ये सब कैसे करते थे। हैनलन के घर पर डिक सबके साथ डिनर पर बैठा होता है। शार्लेट बताती है कि वो पहले हिस्ट्री टीचर थी और एक्टिविस्ट भी। ये बात हैनलन को थोड़ी टेंशन देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी पत्नी यहाँ पर भी एक्टिविज्म शुरू कर दे, क्योंकि उसे अपनी नौकरी में एकदम साफ सुथरी इमेज चाहिए होती है। डिक पूछता है कि विल कहाँ है, तो हैनलन बोलता है कि वो किसी दोस्त के घर गया हुआ है। बाहर हैनलन धीरे धीरे बात शुरू करता है। उसे शक है कि प्लेन में जो हुआ उसमें डिक कुछ ढूंढ रहा था। डिक शांत होकर कहता है कि उसकी शक्ति ऐसी है जो देखे बिना चीजों को देख लेता है। फिर हैनलन एक अजीब बात बताता है, जब डिक ने विल के बारे में पूछा था उसे वही दबाव महसूस हुआ जो उसे खुद पर हुए हमले वाली रात लगा। वो कहता है मेरे दिमाग से दूर रहो। डिक मान जाता है। फिर बताता है कि उसने उस रात हैनलन को ऑब्जर्व किया था और नोट किया था कि उसके दिमाग में डर महसूस करने वाला हिस्सा मौजूद है ही नहीं। वो मुस्कुराकर कहता है कि वो ऐसा आदमी नहीं है जिससे हैनलन को लड़ना चाहिए। तभी शार्लट डेजर्ट लेकर आती है। सिमेट्री में रॉनी, लिली, रिच और विल एक तरह का स्पिरिट रिचुअल करने आते हैं, लेकिन जल्दी पता चल जाता है कि रिची ने एक्सपर्ट होने का झूठ बोला था। रॉनी और लिली गुस्से में वहां से जाने लगती हैं। विल बीच में आता है और रिच का बचाव करता है। कहता है वो तो बस हेल्प करना चाहता था, और वैसे भी विल खुद भी भूत प्रेत वगैरह पर यकीन नहीं करता। विल की ये बात रॉनी को बहुत चोट पहुंचाती है और वो लिली के साथ चली जाती है। जैसे ही वो लोग साइकिल चलाते हुए निकलती हैं, सिमेट्री अचानक बदलने लगती है। ग्रेव स्टोन टूटने लगते हैं, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं और टेडी, फिल, सूजी के डरावने घोस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं। लिली फोटो लेने की कोशिश करती है लेकिन कैमरा अटक जाता है। रॉनी किसी तरह एक क्लिक कर पाती है, तभी कैमरा गिर जाता है। रिच
रिच उसे उठाने की कोशिश करता है पर गड़बड़ा जाता है। आखिर में विल कैमरा पकड़ लेता है। उसी वक्त एक अंधेरे गुफा से एक हाथ बाहर निकलता है। विल डर के मारे कैमरा उठाकर क्लिक दबाता है। थोड़ी देर बाद रॉनी, लिली और रिच उसे कांपता हुआ पाते हैं। विल धीरे से रॉनी से कहता है, तुम सही थी, मुझे शुरू से ही तुम पर यकीन करना चाहिए था। चारों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सेमेटरी से बाहर निकलते हैं। बाद में सब स्कूल में पहुंचकर चुपके से फोटोज डेवलप करते हैं। पहली 2 फोटोज में टेडी और सूजी के घोस्ट साफ नजर आते हैं, लेकिन आखिरी फोटो जो विल ने गुफा के अंदर ली थी उसमें एक डरावना चेहरा दिखता है, चमकती हुई आंखें और क्लाउन। इसके बाद वो बच्चे सभी अपनी फोटो लेकर चीफ क्लिंट बावर्स के पास पहुंचते हैं। लिली जोर देकर कहती है कि अब आपको किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने उस राक्षस की असली फोटो ले ली है जिसने टेडी, फिल और सूजी को मारा था। बावर शक में पड़ जाता है और लिफाफा खोलता है। वो जैसे ही वो फोटो बाहर निकालता है बच्चे हक्का बक्का रह जाते हैं। फोटो में तो कुछ है ही नहीं, बस एक कबूतर, सूखे फूल और एक पेड़। सिर्फ विल ने जो आखिरी फोटो ली थी पेनीवाइज उसमें साफ दिखता है, मगर पुलिस वाले उसे कोई स्टैचू समझकर इग्नोर कर देते हैं। चीफ गुस्से में लिली को डांटता है और कहता है, क्या तुम फिर से मेंटल एसाइलम जाना चाहती हो? फिर सब बच्चों को धमकी देता है कि पुलिस के काम में दखल मत देना। स्कूल पहुंचकर बच्चों को एहसास होता है कि वो क्रिएचर सच में उनके साथ खेल रहा है। विल कहता है कि हमें पता करना पड़ेगा कि डेयरी में पहले ऐसे हादसे हुए हैं या नहीं। रॉनी को डर है कि उसके पापा को शॉशैंक जेल भेज दिया जाएगा। रिच कहता है कि कोई बड़ा आदमी उन पर विश्वास नहीं करेगा। तभी लिली कहती है, मुझे पता है एक इंसान जो मेरी बात मानेगी और वो है इंग्रिड कर्श। लिली सब कुछ इंग्रिड को बता देती है। इंग्रिड बताती है कि 1930s में कई बच्चे गायब हुए थे, पर वो सब ग्रेट डिप्रेशन वाला समय था और ये केस उनसे मैच नहीं करता। वो लिली को हिम्मत देती है कि जब तक अच्छे दोस्त साथ हो डर को रोका जा सकता है, तुम खुद को संभाल सकती हो। शार्लट न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि एक ब्लैक आदमी हैंक उसे मर्डर के लिए पकड़ लिया गया है। उधर रोज और डैनियल उसके घर में कुछ सामान देने आते हैं। रोज बताती है कि उसके पुरखों ने कभी ये पूरी जगह बसाई थी। शार्लट बताती है कि हैनलन नेशनल सिक्योरिटी वाले काम में इतना डूबा रहता है कि वो कभी सवाल ही नहीं करता। रोज किसी तरह उसे हैनलन के जॉब के बारे में जानने की कोशिश करती है। इस बीच डिक और उसकी टीम एक छोड़ दिया हुआ मिलिट्री बेस देखते हैं जो कि उनका नया हैंगआउट है। डिक बाहर में तो खुश दिखता है पर अंदर कहीं से उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। घर पर शार्लट को विल की छुपाई हुई फोटो मिलती है। वो बेहद नाराज होकर विल से इस सब के बारे में पूछती है। विल रोते रोते बताता है कि रॉनी के पापा बेगुनाह हैं और वो सब मिलकर सच पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उन पर किसी चीज ने हमला किया था। शार्लट उसे कसकर गले लगाती है और उसे कहती है, अब तुम देर रात तक बाहर नहीं घूमोगे। अगली सुबह हैनलन विल को फिशिंग पर ले जाता है। विल बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। हैनलन गाड़ी से एक्स्ट्रा पोल लेने के लिए लौटता है, तभी पानी से एक हाथ निकलकर विल को अंदर खींच लेता है। पानी के अंदर वो क्रिएचर उसके पापा जैसा दिखता है, जला हुआ, बर्बाद सा, और फुसफुसाता है कि तू भी जलेगा। हैनलन दौड़ कर आता है और विल को बाहर निकालता है। उसके कलाई पर ताजे घाव के निशान होते हैं। विल रोते हुए बोलता है कि डेयरी में कुछ बहुत बुरा है, बहुत बुरा। हैनलन ऊपर देखता है और आसमान में एक लाल गुब्बारा तैर रहा होता है। शार्लट सीधे चीफ बावर्स के पास जाती है। विल वाले हादसे की बात उठाती है। वो साफ बोलती है कि अगर बच्चे अभी भी अटैक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हैंक बेगुनाह है और बेगुनाह आदमी जेल में सड़ रहा है। बावर्स ठंडे अंदाज में कहता है कि हैंक ने झूठ बोला और उसके पास तो कोई एलाबाई भी नहीं है। शार्लट पूछती है, क्या उसके पास वकील है? बावर्स कहता है कि वो पब्लिक डिफेंडर से बात कर चुका है और शार्लट को हैंक से मिलने भी नहीं देता। शार्लट हार नहीं मानती। वो हैंक का पता लगाकर उसके घर पहुंचती है। वो हैंक की माँ से कहती है कि विल रॉनी का दोस्त है और वो बस मदद करना चाहती है। शार्लट बताती है कि साउथ में वो सिविल राइट एक्टिविस्ट रह चुकी है और ऐसे बहुत से ब्लैक लोगों की मदद कर चुकी है जिनसे डराकर झूठे कन्फेशंस दिलाए जाते थे। हैंक की माँ पहले शक करती है लेकिन फिर मानती है कि किसी ने उस रात हैंक को बाहर देखा था। वो कहती है कि उसका बेटा गलत नहीं कर सकता। उस रात हैंक कहाँ था ये तो बस वही और भगवान जानते हैं। शार्लट पुलिस स्टेशन वापस आती है। अब उसके पास हैंक की माँ का रिटर्न परमिशन होता है। एक ऑफिसर गुस्से में उसे रोकता है और जेल भेजने की धमकी देता है। शार्लट उसे बोलती है, अगर तुमने रोका ना तो मैं एक्टिविस्ट, लीगल ऑब्जर्वर्स के बड़े नामों को बुला लूंगी, मार्टिन लूथर किंग से लेकर जॉन कैनेडी तक। ऑफिसर तुरंत मान जाता है। अंदर शार्लट हैंक से कहती है कि वो उसके हक के लिए दस्तावेज दाखिल करेगी और कोशिश करेगी कि उसे जमानत पर छोड़ा जाए। हैंक घबराकर पूछता है क्या इससे वो जेल जाने से बच जाएगा। शार्लट कहती है शायद उसे कल ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन साबित करेगी। फिर वो उसे सख्ती से कहती है कि अब तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी पड़ेगी। हैंक चुप रहता है तो शार्लट उसे जोर देकर पूछती है, जो भी कर रहे थे वो इस क्राइम के सामने तो कुछ भी नहीं होगा। क्या रॉनी को तुम एक बाप के बिना बड़े होते हुए देखना चाहते हो तुम? ये सुनकर हैंक टूट जाता है। फिर वो सच बताता है कि वो असल में उस रात एक शादीशुदा वाइट औरत के साथ था। वो डरता है कि अगर ये सच बाहर आ गया तो उसे सिर्फ जेल ही नहीं होगी बल्कि यहाँ के वाइट लोग उसे मारेंगे, पीटेंगे और शायद उसे जान से भी मार डालें। वो कहता है कि बस मुझे बाहर निकलने का एक सेफ रास्ता दे दीजिए, मैं सब कुछ सच बताऊंगा। डिक और उसके दोस्त अपने नए बेस को साफ कर रहे होते हैं। तभी डिक को जोरदार विजन्स दिखने लगते हैं। खून से भरा एक ड्रेन, लात मारकर तोड़ा गया दरवाजा और उसकी मरी हुई दादी जो वार्निंग देती है, ढक्कन कसकर बंद रखना। तभी हैनलन पहुंचता है। विल
के साथ हुए डरावने हादसे के बाद वो बताता है कि नदी में जो क्रिएचर था वो जली झुलसी शक्ल में उसी की तरह दिख रहा था और विल की कलाई पर नाखून जैसे ताजे घाव मिले। हेलन घबरा कर पूछता है, हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं, कोई खोई हुई चीज या दिमाग से खेलने वाली कोई मशीन? डिक धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता और शायद जानना भी नहीं चाहता। बच्चे अपने हाइड आउट में इकट्ठा होते हैं। विल कहता है कि क्रिएचर को उसकी सबसे बड़ी डर उसके पिता का प्लेन से गिरना, ये सब उसे कैसे पता? विल समझाता है कि इस चीज को शायद उनका डर चाहिए। डर से शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ता है और कुछ प्रेडेटर्स उसी की स्मेल पर शिकार करते हैं। रोनी घबरा जाती है, फिर हम डरना कैसे बंद करें? तभी लिली एक पैकेट निकालती है जिसमें कि उसकी माँ की दवाइयाँ होती है। वो कहती है कि ये टैबलेट डर को ऑलमोस्ट गायब कर देती है, मैजिक की तरह। क्लास में सब एक वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें एक स्नेल को गंदी पैरासाइट ने खा लिया था। तभी मार्ज जो लिली से दूर रहती थी उसके पास आती है। वो माफी मांगती है और उसे लंच पर बुलाती है, लेकिन साफ दिखता है कि ये सब कुछ वो पॉपुलर लड़की पैटी की वजह से कर रही थी। बेस पर कर्नल फुलर जनरल शॉ को रिपोर्ट देता है कि जिन जगहों पर रोज ने अवॉइड करने को कहा था वहां खोजने पर कुछ भी नहीं मिला। शॉ को पक्का यकीन हो जाता है कि रोज उन्हें जानबूझकर गलत डायरेक्शन में भेज रही है। साइकिल खत्म होने वाला है, समय कम है और वो बेचैन हो जाता है। उसे पता चलता है कि हर 3 दिन में जवान इंडिजिनस लोग बेस पर आते हैं। शॉ फुलर को ऑर्डर देता है, उन्हें बुलाओ, असली जानकारी उन्हीं के पास है। स्कूल में लिली मार्ज के साथ लंच करती है। मार्ज कहती है कि वो दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन लिली को पूरी तरह से भरोसा नहीं होता। तभी टिम, स्कूल का पॉपुलर लड़का, आकर लिली को हाय बोलता है। लिली को अंदर से थोड़ी उम्मीद जागती है। मार्ज भी उसे इनकरेज करती है कि वो टीम से जाकर बात करे। लिली जैसे ही बाथरूम जाती है, मार्ज की असली गैंग पैटी और बाकी लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं। पैटी पूछती है, प्लान रेडी है? टीम उसे सबके सामने इंसल्ट करेगा तो? मार्ज सिर झुकाकर हाँ कहती है। साफ दिखता है कि वो पछता रही है। बाथरूम में लिली डर से बाहर नहीं निकल रही। मार्ज उसे समझाने आती है और ये महसूस कराती है कि वो क्या करने जा रही है। मार्ज अपनी गलती कन्फेस करने वाली होती है कि अचानक उसे तेज दर्द होता है। उसकी आंख सूजने और खून बहने लगती है। लिली घबराकर अपनी एंटी फियर पिल ढूंढती है, लेकिन वो गलती से टॉयलेट में ही गिर जाती है। मार्ज की हालत बिगड़ जाती है, वो अंधी होने लगती है। उसके आंख बड़े हो गए थे। घबराई मार्ज लड़खड़ाते हुए वुड वर्किंग शॉप में चली जाती है और पागलपन में अपने सूजे हुए आंख को एक टूल से खींचकर निकालने लगती है, लेकिन वो आंख तुरंत वापस उगने लगती है। हालत और भी खराब होती है। लिली दवाई को निकालकर वापस लेती है और दौड़कर अंदर आती है। वो मार्ज को रोकती है, लेकिन दोनों गिर पड़ते हैं। स्टूडेंट्स अंदर घुस आते हैं और उन्हें इस तरह देख लेते हैं। खून से लथपथ मार्ज और लिली उसे पकड़े हुई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे लिली ने ही मार्ज पर हमला किया। लिली बार बार चिल्लाते रहती है, मैंने कुछ नहीं किया। घर लौटकर हेनलन शार्लट से पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। शार्लट बताती है कि वो हैंक की मदद कर रही थी क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। हैंक कहता है कि उसे मुसीबत से दूर रहना चाहिए। शार्लट कहती है, लड़ाई ही इस देश को बेहतर बनाती है। हेनलन उसे अपने काम पर भरोसा रखने को बोलता है और फालतू कॉम्प्लिकेशन से बचने को बोलता है। रात को विल सो नहीं पाता। वो टेलीस्कोप से बाहर देखता है और पेनी वाइस उसे घूर रहा था। वो डरकर चिल्लाता है। हेनलन बाहर आता है, पूरी गली में चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी उसे एक पेड़ में फंसा लाल गुब्बारा दिखता है, वही बलून जो उसने नदी पर देखा था। हेनलन गुस्से में शॉ के पास पहुंचता है। उससे पूछता है, हम ढूंढ क्या रहे हैं आखिर? शॉ उसे कमरे में ले जाता है जहां टैनियल जंजीरों में बंधा हुआ था। शॉ कहता है कि टैनियल को लोकेशन पता है और डिक को दिमाग पढ़कर ये जानकारी निकालनी होगी। ये प्रोसेस उसे बहुत दर्द देगी। टैनियल उसके मुंह पर थूक देता है, कोऑपरेट नहीं करता। इसके बाद डिक उसकी यादों में एंटर करता है। टैनियल दर्द से चिल्लाता है। डिक को एक मेमोरी दिखती है। छोटा टैनियल अपनी आंटी रोज के साथ बैठा है और गल्लू की लेजेंडरी स्टोरी सुन रहा था। लाखों साल पहले एक बुरी आत्मा को आसमान से निकालकर एक टूटते तारे में कैद कर दिया गया था। तारा धरती पर गिरा और टूट गया, जिससे वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल आई। टैनियल के पूर्वजों में से एक ने उस टूटे हुए तारे का टुकड़ा तोड़कर एक डैगर बनाया जो गल्लू को पीछे ढकेल सकता था। सेटलर्स ने चेतावनी नहीं मानी और गल्लू ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। वॉरियर चीफ सेस्की ने जगह बदलने को कहा, लेकिन उसकी बेटी निकानी ने रेबल करके 13 और स्टार फ्रैगमेंट्स इकट्ठे करने का प्लान बनाया। गल्लू कई सारे रूप धारण कर सकता था और इस तरह उसने पूरी रेस्क्यू टीम को मार डाला, सेस्की को भी। निकानी तारे के टुकड़े को जमीन में दफनाकर उनके ऊपर आग वाला एक लाइन बनाती है, जिससे गल्लू एक सीमा के अंदर फंस जाता है। मेमोरी में टैनियल डिक को एग्जैक्ट जगह बताता है, पुराने कुएं के नीचे के टनल्स। वहां पर पिलर्स हैं और वो जगह है नील बोल्ट स्ट्रीट वाला सुनसान घर। डिक जब टैनियल के दिमाग में घुस गया था और टैनियल को तेज झटका लगा था तो जनरल शॉ और हेनलन उसे फटाफट मेडिकल रूम में ले गए। वहीं डिक शॉ को बताता है कि उन्हें वो मिल गया जिसकी तलाश थी, उस चीज के पिंजरे का असली लोकेशन। फिर शॉ हेनलन को पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि इस क्रिएचर का असली नाम गल्लू है और ये जो 13 पिलर्स है ना, ये उसी मटेरियल से बने हैं जिससे ये चीज धरती पर गिरी थी। स्कॉटोस्कूट ट्राइब ने कई 100 साल पहले इन पिलर्स को डेरी के आसपास गाड़ कर एक तरह का पिंजरा बना दिया। मतलब डेरी असल में एक जेल है जो इस क्रिएचर
क्रिएचर को कैप्चर करके रखता है। शॉ बताता है कि जितने ज्यादा पिलर्स मिलेंगे उतना इस पिंजरे को छोटा किया जा सकेगा और गल्लू को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा। डैनियल भी इसी सीक्रेट ऑर्डर का हिस्सा है जो गल्लू को बंद रखने का काम करता है। शॉ फिर मैप में उंगली रखकर 29 नी बोल्ट स्ट्रीट दिखाता है, जो टूटा फूटा घर जिसके नीचे की टनल सीधा उन 13 पिलर्स तक जाती है। वो हैनलन, फुलर और टीम को उन्हें लाने का मिशन देता है, ये बोलते हुए कि ये ताकत मतलब कि क्रिएचर उन्हें कोल्ड वॉर जितवा सकती है। हैनलन गुस्से में फट पड़ता है, बोलता है कि शॉ को पता था कि डेरी एक हंटिंग ग्राउंड है, फिर भी उसने उसके परिवार को यहाँ पर बुलाया। लेकिन शॉ कहता है कि हैनलन खुद बेस छोड़कर गया था। शॉ उसे कहता है कि अपनी फैमिली को बेस पर ले आओ, पर हैनलन नहीं मानता। हॉस्पिटल में लिली मार्ज से मिलने आती है। मार्ज कहती है कि उसने नर्स को बता दिया कि उसका चोट लगना बस चश्मे टूटने की वजह से हुआ और लिली ने सिर्फ मदद करने की कोशिश की थी। वो रोते रोते कहती है कि अगर उसने सच बताया तो उसे फिर से जूनिपर हिल मेंटल एसाइलम भेज दिया जाएगा। वो दुखी होकर लिली से पूछती है कि क्या वही डरावनी चीज दोबारा होगी। लिली उसे दिलासा देती है, मैं तुम्हारे साथ यहीं हूँ। बाद में लिली अपनी फ्रेंड्स को अपडेट देती है। रॉनी कहती है कि मार्ज को बावर्स को सच बता देना चाहिए, लेकिन विल उसे याद दिलाता है कि बावर्स कभी किसी की नहीं सुनता। लिली कहती है कि ऊपर से मार्ज पर खुद को नुकसान पहुंचाने का शक भी लगाया जा सकता है। रिच कहता है, अरे वो तो सबको लगता ही है। उसी वक्त उनके यूजुअल हैंगआउट जगह पर एक पीली टेंट हिलता हुआ दिखता है। सब चिल्लाते हैं और उसमें से निकलता है मैटी, बहुत कमजोर, पीला पड़ा हुआ और बाहर आते ही ढेर हो जाता है। जब मैटी होश में आता है तो वो बताता है कि डेरी के नीचे वाले सीवर्स में था, जहाँ वो जोकर रहता है, मतलब पेनीवाइज, जो बच्चों को जिंदा रखकर धीरे धीरे उनका डर खाता है। मैटी दिन में भाग गया था, पर वो चीज रात में शिकार करती है और दिन में सोती है। मैटी बाकी गायब बच्चों का हाल भी बताता है। टेडी मर चुका है, उसका दिमाग खा लिया गया। सूजी का हाथ उखड़ गया है और वो पूरी रात खून बहने से मर गई। फिल अभी जिंदा है लेकिन हिल नहीं सकता। रॉनी कहती है कि मैटी को पुलिस के पास चलना चाहिए ताकि उसके पापा हैंक छूट जाएं, लेकिन मैटी डर जाता है, कहता है कि पुलिस उसे फिर से उसके पापा के पास भेज देंगे और वो अपने पापा से बहुत डरता है जो उसे हमेशा मारते हैं। वो तो दोबारा सीवर में जाना पसंद करेगा लेकिन घर नहीं। सीक्रेट ऑर्डर की मीटिंग में सब डिस्कशन करते हैं कि इस चक्र में थोड़ा कम नुकसान हुआ, 25 मिसिंग है और 7 डेथ हुए हैं। वो बताते हैं कि उस क्रिएचर की डिस्चार्ज डेरी के पानी में फैल गई है, जिससे लोग ज्यादा गुस्सैल और हिंसक हो रहे हैं, वैसा जैसे शार्लट ने नोटिस किया था। वो कहते हैं कि अब एक बड़ा खूनी हादसा होने वाला है, जिसे ओमेन कहते हैं। इसके बाद 27 साल की शांति आएगी। उधर पुलिस स्टेशन में हैंक को जेल भेजने की तैयारी हो रही थी। शार्लट कुछ नहीं कर पा रही थी। बाहर भीड़ चीख रही है। फिल और सूजी के पिता गन लेकर निकल आते हैं और हैंक पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस रोक लेती है। वो चिल्लाता है कि तू भी बुरी मौत मरेगा। इसी अफरा तफरी में शार्लट को एक पुलिस वाले का चेहरा कुछ सेकंड के लिए बेहद गुस्साई अजीब सा दिखता है। उसकी स्माइल बड़ी ही डरावनी थी, लेकिन पलक झपकते ही वो सब नॉर्मल हो जाता है। शार्लट फोन पर हैंक की लीगल मदद सेट कर रही होती है। तभी हैनलन घबराए हुए पहुंचता है और विल के बारे में पूछता है। वो शार्लट से कहता है कि उसे एक ऐसी बात पर भरोसा करना होगा जो पहली बार सुनने में पूरी तरह पागलपन लगेगी। उधर रोज अचानक बेस पर पहुंच जाती है और अपने भांजे डैनियल से मिलने की मांग करती है। शॉ उसे बताता है कि 5 साल पहले डिफेंस डिपार्टमेंट ने उसे एक खास दवा दी थी जिससे उसकी डेरी वाली सारी यादें वापस आ गई। वो गर्मी का वो पूरा समय रोज के साथ बिताया हुआ सब कुछ, लेकिन अब वो गल्लू को एक तरह का हथियार मानता है जिससे कि अमेरिका को बचाया जा सकता है। रोज ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो शॉ से पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस चीज को काबू कर लोगे? अगर तुम्हें वाकई याद होता कि हमने किस डर का सामना किया था तो तुम ऐसा कभी नहीं सोचते। शॉ बताता है कि डैनियल की वजह से अब उन्हें पिलर्स की लोकेशन मिल गई है। रोज समझ जाती है कि ये कितना बड़ा धोखा है। वो उसकी मदद मांगती है इस क्रिएचर को रोकने में, लेकिन शॉ साफ मना कर देता है। रोज कहती है कि कम से कम डैनियल को तैयार होने दो। फिर रोज एक सेफ खोलती है और उसमें वही स्टार का टुकड़ा निकालती है। शॉ उसे जाने देता है। डैनियल बेहद परेशान है। वो रोज को बताता है कि कैसे उसके दिमाग में घुसपैठ की गई। वो ये भी बताता है कि उसने वो फ्रैगमेंट मिलिट्री को दे दिया, ये सोचकर के वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे। रोज उससे शांत करती है। फ्रैगमेंट मतलब कि वो टुकड़ा ले लेती है और उसे गले लगाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, इसे अपने पास रखोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। उधर हैनलन अपने परिवार को बेस ले आता है, विल को समझाते हुए कि यहाँ शहर के मुकाबले कई ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। विल अपने दोस्तों की चिंता करता है, लेकिन हैनलन कहता है मिशन खत्म होते ही वो उनसे मिल सकता है। शार्लट टीवी पर देखती है कि हैंक को ले जा रही जेल बस रूट 9 पर क्रैश हो गई है और हैंक शायद भाग गया है। साथ ही खबर आती है कि नील बोल्ट स्ट्रीट को गैस लीक के बहाने सील कर दिया गया है। लिली इंग्रिड से मिलने जाती और बताती है कि मैटी जिंदा है और फिल अभी भी सीवर में है, लेकिन मैटी पुलिस के पास नहीं जाना चाहता। इंग्रिड उसे वार्निंग देती है कि सीवर में उतरना सीधे मौत को दावत देना है। वो लिली से वादा करवाती है कि वो वहां नहीं जाएगी। लिली हाँ तो बोल देती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि वो पक्का जाने वाली है। हाइड आउट में रॉनी अपने पापा की ट्रांसफर से बुरी तरह गुस्से में थी। तभी मार्ज भी आ जाती है और वो भी मदद करना चाहती है, लेकिन रॉनी कहती है कि मुझे पैटी की दोस्तों पर भरोसा नहीं। मार्ज कहती है कि अब मैं पैटी की दोस्त नहीं हूँ। लिली बीच में आती और बताती है कि मार्ज के साथ भी हमला हुआ। फिर लिली एक प्लान बनाती है। मैटी पुलिस के पास नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन फिल जिंदा है और अगर
वो गवाही दे दे तो हैंक बच सकता है, इसलिए हमें नीचे जाकर फिल को बाहर निकालना ही पड़ेगा। सब सहमत हो जाते हैं कि अब उन्हें सीवर में जाना ही पड़ेगा। मैटी और रिच डरते हैं, लेकिन लिली माँ की दवाइयाँ निकाल कर कहती है ये गोलियां हमें बचाएंगी। वो चीज डर को खाती है, अगर हम डरेंगे नहीं तो वो हम पर हाथ भी नहीं डाल पाएगा। फिर लिली अपने पापा की लाइन सुनाती है, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एंकर और लाइफ बोट। या तो वो तुम्हें डुबोते हैं या तुम तैरते रहते हो। ये सुनकर मार्ज और रॉनी कहते हैं कि वो लाइफ बोट बनेंगी और जाने को तैयार होते हैं। रिच और मैडी अभी भी हिचकिचा रहे होते हैं। तभी विल अंदर आता है और पूछता है मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? फुलर अपने सोल्जर्स को समझाता है कि 13 पिलर्स पुराने समय की चीजें हैं जो नील बोल्ट स्ट्रीट के नीचे वाले पुराने कॉलोनियल वेल के आसपास डूबी हुई हैं। वहां पहुंचने का रास्ता सीवर से ही जाता है। वो सबको चेतावनी देता है हम दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, जो भी चीज दिमाग की समझ से बाहर लगे बिना सोचे समझे गोली मार देना, दुश्मन तुम्हारे डर का इस्तेमाल करेगा। टीम फुलर और हैनलन की लीड में सीवर में उतरती है। साथ में टैनियल और डिक भी होते हैं। पानी में उतरते ही डिक को अपनी दादी की आवाज सुनाई देने लगती है और अचानक वो एक भयानक विजन में फंस जाता है। उसका मरा हुआ दादा बंदूक लेकर खड़ा होता और कह रहा होता है समय हो गया है। इधर बाकी सोल्जर्स डिक को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी एक घिनौना अंकल सैम जैसे राक्षस द्वारा 2 सैनिक पल भर में मारे जाते हैं। टैनियल डर कर भागता है और उसी दौरान उसकी हाथ से एक स्टार फ्रेगमेंट पानी में गिर जाता है। बच्चे सीवर में आते हैं। लिली सबको अपनी माँ की गोलियां दे देती है। सबको चक्कर जैसा महसूस होता है, दिमाग सुन्न सा लगने लगता है। बस मैटी पर इसका असर नहीं होता। डिक के माइंड विजन में दादा का रूप उस पर चिल्लाता है कि वो उससे चीजें छुपाता है और एक अजीब सी बॉक्स खोलने के लिए मजबूर करता है। कहता है कि ये मुझे तुम्हारी रूह के गटर में मिली थी। दादी चिल्लाती है बॉक्स मत खोलना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। डिक मना करता है, लेकिन दादा उसके सामने दादी की टांग पर गोली मार देते हैं और खुद ही बॉक्स खोलकर पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी डिक समझ जाता है कि ये दादा नहीं है, ये गल्लू है जो उसका रूप लेकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उधर रूसो और हैनलन आगे बढ़ते हैं। रूसो को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। हैनलन को अपनी पत्नी शार्लट की आवाज सुनाई देती है। रूसो को कुछ नहीं दिखता। शार्लट अचानक एक खौफनाक राक्षस में बदल जाती है। हैनलन डर कर गोली चला देता है। वो चीज गोली खाने के बाद भी डरावनी मुस्कान के साथ पानी में गायब हो जाती है। हैनलन रूसो से कहता है जो भी दिखे गोली चला देना। बच्चे मैटी के पीछे पीछे एक डेड एंड तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें फिल की लाश मिलती है, यानी मैटी ने झूठ बोला था कि वो जिंदा है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें सूजी, टेडी और मैटी की भी लाश मिलती है। उनके सामने खड़ा मैटी असल में मैटी नहीं था। वो डरावनी आवाज में पोयम बोलता है अब सारे टनल काम आएंगे और सारे बच्चे मेरे पेट में जाएंगे। फिर उसके सिर का पिछला हिस्सा फटता है, दांत बाहर आते हैं और वो बदल कर पेनी वाइज में बदल जाता है। बच्चे चीखते हुए भागते हैं। उधर हैनलन और रूसो बच्चों की आवाज सुन लेते हैं। हैनलन हेलुसिनेशन समझकर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन रूसो को एहसास होता है कि ये बच्चा असली है। वो कूद कर विल के सामने आकर गोली खा लेता है। हैनलन दूसरी गोली रूसो को मार देता है और तुरंत समझ जाता है कि उसने अपने ही साथी को गोली मारी। रूसो मरते मरते कहता है बच्चों को बचाओ। हैनलन बच्चों को बाहर भागने का ऑर्डर देता है और रूसो की बॉडी उठाकर बाहर निकलता है। लिली एक मोड़ पर अकेली पड़ जाती है। पेनीवाइज उसके सामने आता है, उसे चिढ़ाता है कि वो मैटी को बचा नहीं पाई। वो एक बहुत बुरी बेटी है, एक बहुत बुरी गर्लफ्रेंड है और जिंदगी में भी फेल हो चुकी है। वो लिली के पिता की सड़ी गली लाश में बदल जाता है और उस पर झपटने वाला होता है। तभी उसकी नजर जाती है टैनियल के गिराए हुए ग्लोइंग डैगर पर। पेनीवाइज पीछे हट जाता है डर के मारे। लिली को समझ आ जाता है कि असल में पेनीवाइज इस डैगर से डरता है। इंग्रिड अपने कार में बैठती है और पीछे सीट पर हैंक छुपा हुआ मिलता है। हैंक बस क्रैश के बाद भाग आया था। इंग्रिड उसे जंगल ले जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पता चलता है कि हैंक का जिस व्हाइट औरत के साथ अफेयर था वो इंग्रिड थी। हैंक बताता है कि बस पर किसी चीज ने हमला किया था। इंग्रिड बोलती है कि वो उसके घर पर जाकर छुप सकते हैं, लेकिन हैंक मना कर देता है क्योंकि ये बहुत रिस्की है। वो कहता है कि उसके पास कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। बाद में इंग्रिड बेस पर शार्लट से मिलने आती और कहती है हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है। हैनलन रूसो की मौत का बयान देता है और कहता है कि गलती उन लोगों की है जिन्होंने गलत रास्ते पर भेजा। शव बताता है कि डिक अभी तक लौटा नहीं। कुछ देर बाद डिक सीवर से बाहर आता है, पूरी तरह हिला हुआ। अचानक उसे कोई दिखता है। वो मुड़ता है, वो रूसो का भूत है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, खाली और डरावनी होती है। उसी वक्त डिक के हाथ में पकड़ा बॉक्स तेज रोशनी से चमकने लगता है। इसके बाद 1935 का फ्लैशबैक देखते हैं। जूनिपर हिल में इंग्रिड मेंटेनेंस का काम करती थी। वहां वो एक छोटी पेशेंट मेबल को उठाती है और उसे नीचे बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट पूरा अंधेरा और मशीनों से भरा हुआ था। वहां एक लाल गुब्बारा दरवाजे के पास तैरता है। एक सफेद ग्लव्स वाला हाथ उसके धागे को पकड़कर खींच रहा था। मेबल तो डर के मारे कांप जाती है, लेकिन इंग्रिड उस जोकर जैसी मौजूदगी को बस टकटकी लगाकर घूरती रहती है, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। अब प्रेजेंट में हैनलन गुस्से में विल पर चिल्ला रहा होता है कि वो बार बार उसकी बात क्यों नहीं
मानता। विल भी पलटकर बोलता है कि उसके पापा कोई भी बात नहीं समझते और वो याद दिलाता है कि उसी चीज ने रूसो को भी मार दिया। शार्लट बीच में बोलने की कोशिश करती है लेकिन हैनलन उसे चुप करा देता है और बोलता है कि उनका दुश्मन अपना रूप बदल सकता है और लोगों के डर को पढ़ सकता है। विल कहता है कि उसे उस क्रिएचर की ताकत का पता है और वो इससे लड़ना बंद नहीं करेगा। हैनलन उसे कमरे से बाहर जाने से मना कर देता है। विल साफ कह देता है कि उसके पापा ने सिखाया था कि प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए और उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। हैनलन गुस्से में कह देता है कि फिलहाल विल उसके जैसा मजबूत नहीं है। विल भी पलटकर बोलता है कि अगर आप मजबूत होते तो अपने दोस्त को मरने नहीं देते। ये सुनते ही हैनलन गुस्से में विल को थप्पड़ मार देता है। विल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूटी आवाज में कहता है कि आप भी उस क्रिएचर के कंट्रोल में हो। फिर वो बाहर निकल जाता है। शहर में हर जगह हैंक की गुमशुदगी और वांटेड वाले पोस्टर्स लगे होते हैं। उधर टावर वाले ठिकाने पर लिली सबको चमकता हुआ डैगर दिखाती है जो उसे मिल गया था। वो कहती है कि क्रिएचर इससे डरता है और उन्हें वापस सीवर में जाकर उसे खत्म करना चाहिए। रॉनी गुस्से में फट पड़ती और कहती है कि तुम पागल हो जो हमें वापस उस जगह जाने को बोल रही हो, हम लगभग मर ही गए थे कल। लिली दुखी होकर पूछती है क्या रॉनी को लगता है कि वो ये सब चाहती थी और वो याद दिलाती है कि सिनेमा में उसने उस क्रिएचर को देखा और इसीलिए वो बस मदद करना चाहती है और उस क्रिएचर को खत्म करना चाहती है। रॉनी गुस्से में चिल्लाती है कि अगर वो लिली के घर नहीं गई होती तो आज सब जिंदा होते हैं और उसके पिता भी इस हालत में नहीं आते। रिच बीच में आकर बोलता है, उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, यही तो क्रिएचर चाहता है कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। लेकिन रॉनी दर्द में चिल्ला देती है कि लिली को मेंटल हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था। ये सुनकर लिली अंदर से टूट जाती है। डेक अपने हैंगआउट पर वापस आता है और वो अजीब बिहेव कर रहा था, पानी की कोई इमेजिनरी लीकेज देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसके यारों ने हैंक को वहीं छुपाया था। वो बताते हैं कि ये सब शार्लट की प्लानिंग है ताकि हैंक इस इलाके से निकल सके। हैंक वादा करता है कि वो यहीं छिपा रहेगा और कुछ भी गलत नहीं करेगा। तभी शार्लट, रॉनी और विल अंदर आते हैं और रॉनी अपने पिता को देखकर उन्हें कसकर गले लगाती है और दोनों मिलकर रो पड़ते हैं। डेक दूर खड़ा ये सब देखता है, शार्लट का शुक्रिया भी नहीं करता और चुपचाप निकल जाता है। हैंक रॉनी से वादा करता है कि अब वो उससे कभी दूर नहीं होगा। मार्ज और रिच अभी भी टावर पर ही हैं। रिच उससे पट्टी बदलने में मदद करता है और बताता है कि ये सब उसने बॉय स्काउट्स में सीखा था। वो बड़े ध्यान से उसकी मदद करता है। मार्ज अपने चोट लगे आंख को दिखाने में झिझकती है लेकिन रिच उसे देखकर कहता है कि उसे ये सब काफी कूल लगता है। रिच को डर है कि वो क्रिएचर अभी खत्म नहीं हुआ और शायद लिली का डैगर ही उसका एक मौका है। रिच अपना पेपर प्लेन उड़ाता है और वो सीधा जाकर सीवर के एंट्रेंस की तरफ गिरता है। डेक बेस पर बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी हैनलन अंदर आता है और बताता है कि शॉ का नया ऑर्डर आया है, पिलर्स की तलाश जारी रखनी है चाहे जितने भी सिपाही मर जाएं। डिक बोलता है कि उसे तो शुरुआत से ही पिलर्स पर ध्यान देना चाहिए था। एक मरा हुआ सिपाही हैनलन के पीछे खड़ा दिखाई देता है लेकिन हैनलन को इसका पता नहीं चलता। हैनलन डिक से पूछता है कि आखिर तुमने सीवर में क्या देखा। डिक आखिर मान लेता है कि उसकी जो साइकिक गिफ्ट है उसी के वजह से वो मरे हुए लोगों को देख पाता है। अपने बचपन में उसकी दादी ने उसे सिखाया था कि दिमाग में एक इमेजिनरी बॉक्स बना ले जिसमें वो इन सब मरे हुए लोगों को बंद करके रखे ताकि दिमाग शांत रहे। ये तरीका सालों तक काम करता रहा लेकिन तभी उस क्रिएचर ने उसकी सोच में जबरदस्ती घुसकर उस बॉक्स को फाड़ दिया और सब कुछ बाहर आ गया। हैनलन पूछता है क्या वो अभी भी मरे हुए लोगों को देख सकता है। डिक बताता है कि मरे हुए लोग वहीं खींचे चले जाते हैं जहां उनकी मौत हुई थी और रूसो और बाकी सबको शायद वहीं उनका क्रिएटर मिल गया हो। वो हैनलन को वार्निंग देता है कि अगर वो उन मरे हुए लोगों से बात करेगा तो उनकी आवाजें जिन्हें जिंदा लोगों को कभी सुनना नहीं चाहिए, ये आवाजें कभी नहीं रुकेंगी। हैनलन फिर पूछता है क्या मरे हुए लोग हमें वो चीज ढूंढने में मदद कर सकते हैं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर डिक भड़क जाता है और उसे यहाँ से निकाल देता है। हैनलन गुस्से में कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे हथकड़ी पहनाकर बाहर फेंकवा देगा। हैनलन अपने कमरे में लौटता है जहाँ शार्लट उसे बताती है कि विल अभी भी अपने दोस्तों के साथ है क्योंकि वही लोग हैं जिन पर वो भरोसा करता है। शार्लट साफ उसे कह देती है कि हैनलन ने विल को थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की। हैनलन बहाना बनाता है कि वो कंफ्यूज था लेकिन शार्लट उसे गले लगाकर भी कहती है कि वो अपने बेटे को एक ऐसे राक्षस के साथ एक पिंजरे में बंद कर चुका है और ये कोई गलती नहीं थी। शार्लट बताती है कि वो हैंक को शहर से निकालने जा रही है और उसके बाद वो और विल अपने श्रेफ पोर्ट वाले घर वापस लौट जाएंगे। हैनलन को बोलती है कि अगर वो उनके साथ रहना चाहता है तो पहले अपने बेटे के साथ रिश्ते को ठीक करे, बाकी सब बाद में। ये कहकर वो अपना सूटकेस उठाती और चली जाती है। क्लास में लिली के दिमाग में पेनीवाइज की बातें गूंजती रहती है, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो लेकिन बहुत बुरी बेटी। उसके हाथ में पकड़ा डैगर चमकने लगता है और उसे अपने डेस्क पर अपने पिता की हंसती हुई छवि दिखती है। डरकर लिली क्लासरूम छोड़कर भाग जाती है। कैंटीन में रिच मार्ज से कहता है कि उसे पता है कि हैंक कहाँ छुपा हुआ है और वो रॉनी को वापस टीम में लाना चाहता है। तभी पैटी और उसकी गैंग मार्ज को परेशान करती है तो मार्ज हिम्मत करके सामने खड़ी हो जाती है और गर्व से खुद को पागल बोलती है। फिर वो अपनी आंख वाली पट्टी हटाकर अपना डरावना जख्म उन्हें दिखाती है और ये देखते ही वो सारी लड़कियां भाग जाते हैं। रिच कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा किया और वो उसे एक छोटा सा आई पैच देता है। दोनों मानते हैं कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल पागलपन है लेकिन शायद लिली सही है, शायद वही डैगर उस क्रिएचर को रोकने का एकमात्र तरीका है। लिली इंग्रिड के घर पहुंचती है।
दरवाजा खुला देखकर वो अंदर चली जाती है और ऊपर एटिक की तरफ आती हल्की सी धुन सुनाई देती है। वहाँ उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिलता है। इसमें इंग्रिड और उसके पति स्टैन की तस्वीरें हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें 1908 की हैं, कम्बरलैंड काउंटी मेन की। उनमें एक जवान इंग्रिड एक आदमी बॉब ग्रे के साथ खड़ी है। इन फोटो को देखकर लिली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बॉब ग्रे की शक्ल पेनीवाइज से बिल्कुल मिलती जुलती थी। तभी इंग्रिड आती है और लिली रोते हुए कबूलती है कि वो लोग टनल में गए थे। लिली उसे दिलासा देती है कि जो हो गया सो हो गया, अब शांत हो जाओ। लेकिन तभी लिली को और तस्वीरें दिखती हैं, बॉब ग्रे पेनीवाइज के कपड़ों में। इंग्रिड उसकी घबराहट पढ़ लेती है और अजीब हंसी हंसते हुए कहती है कमाल है, तुमने इन्हें देखा है। और वो खुश होती है कि लिली ने उसके पापा को वापस बुला लिया। इंग्रिड एक पुराना जोकर वाला कॉस्ट्यूम दिखाती है और लिली को समझ आते देर नहीं लगती कि कब्रिस्तान वाली रात उन्हें जो क्रिएचर दिखा था वो इंग्रिड ही थी। इंग्रिड मान लेती है कि वो उन्हें फॉलो कर रही थी और वो विल के घर के बाहर भी थी। वो बताती है कि उसके पिता असली पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन थे। उनके जाने के बाद सर्कस चला गया, लेकिन इंग्रिड डेयरी में रह गई। उसे हमेशा लगता था कि वो एक दिन वापस अपने पापा के पास जरूर जाएगी। रिच, मार्ज और विल उस ठिकाने की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ हैंक और रॉनी छुपे हुए हैं। 35 का फ्लैशबैक वापस जुनिपर हिल में जाता है। इंग्रिड सुनती है कि पेशेंट मेबेल बार बार कह रही है कि पाइप में छिपा पेनीवाइज उसे बेसमेंट में अपना कार्निवल दिखाना चाहता है। इंग्रिड को शक होता है कि क्या ये शायद उसके पिता हो सकते हैं। बेसमेंट में पेनीवाइज मेबेल के सामने आता है। वो उसे एक लाल गुब्बारा देता है और कहता है कि तुम अपने दोस्त इंग्रिड को भी साथ ला सकती हो। इंग्रिड डरते डरते पूछती है, क्या तुम मेरे पिता हो? पेनीवाइज जोर से हंसता है और अपना भयानक चेहरा दिखाता है। मेबेल भागने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। इंग्रिड भागकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन दरवाजा तो पूरी तरह बंद हो गया था, खुल भी नहीं रहा। मेबेल बाहर फंस गई थी और पेनीवाइज उसे खा जाता है। टूटी हुई इंग्रिड वहीं खड़ी रहती है जब अचानक कार्निवल वाला म्यूजिक बजता है और पेनीवाइज बॉब ग्रे की शक्ल में आता है। वो बोलता है कि उसने अपनी बेटी को बहुत मिस किया और कहने लगता है दरवाजा खोलो। रोती और कांपती हुई इंग्रिड दरवाजा खोल देती है और अपने पापा को अंदर आने देती है। प्रेजेंट में इंग्रिड लिली को समझाती है कि वो क्रिएचर सच में उसके पिता की है। वो काफी बदल गए हैं लेकिन अभी भी वो उसके पिता ही हैं। इंग्रिड कहती है कि जब भी वो शैडो वाला असली दानव रूप सामने आता है उसे लगता है जैसे उसे दोबारा उसके पिता से दूर कर दिया गया हो, इसीलिए वो उसकी मदद कर रही है ताकि वो खुद को आजाद कर सके। लिली पूछती है क्या उसके दोस्तों को भी ये सुरक्षा मिलेगी। इंग्रिड साफ साफ इशारा कर देती है नहीं। वो याद दिलाती है कि लिली भी अपने पिता को वापस देखने के लिए कुछ भी कर सकती है। डर से कांपते हुए लिली इंग्रिड की हथेली पर डैगर का एक छोटा सा कट लगाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। हाइड आउट में मार्ज कहती है कि रॉनी को एंटिटी से मिलकर लड़ना पड़ेगा, पर रॉनी कहती है कि जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि उसके पिता हैंक सेफ हैं, वो कहीं नहीं जाएगी। विल उसे भरोसा दिलाता है कि तुम्हारे पापा ठीक हैं, पर रॉनी अड़ी रहती है और विल उसके पीछे पीछे चला जाता है। हैंक ये सब सुन लेता है और खुद सामने आता है। वो रॉनी से कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि विल तो तुम्हारे लिए काफी फिक्र करता है। फिर विल से पूछता है कि उसकी फेवरेट मूवी कौन सी है। विल कहता है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। हैंक उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे शांति मिली ये जानकर कि रॉनी की देखभाल विल जैसा लड़का कर रहा है। फैल्कन टैवर्न में कुछ गुस्साए लोग इकट्ठा हुए हैं। फिल, सूजी का पिता और बाकी लोग सब हैंक को ढूंढ रहे हैं। तभी बावर्स आता है और कहता है कि उसे पता है हैंक कहाँ छुपा हुआ है, एक अनजान टिप की वजह से। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डेप्यूटी मेयर ने उसे उसकी ड्यूटी से हटा दिया और अब उसके पास कोई पावर नहीं बची। डिक की टीम पार्टी मना रही होती है। डिक, मार्ज और रिच भी वहां पर आते हैं। रिच 2 एयरफोर्स सोडा मांगता है जिनका स्वाद अजीब है, लेकिन वो दोनों मिलकर चीयर्स करते हैं और पीते हैं। एक बैंड वाला रिच को बुलाकर कहता है कि ड्रम बजाने वाला तो नशे में धुत होकर सो गया, क्या तुम ड्रम बजाओगे? मार्ज रिच को हिम्मत देती है, इसलिए रिच मान जाता है। रिच ड्रम बजाता है और कुछ देर के लिए सबको शांति और मजा महसूस होता है। इसी दौरान इंग्रिड अपनी पेरीविंकल वाली ड्रेस पहनकर तैयार होती है जैसे उसे पेनीवाइज की मौजूदगी महसूस हो रही हो। तभी वहां पर कुछ मास्क पहने लोग आ जाते हैं शॉटगन लिए हुए गाड़ियों में और पार्टी में घुसकर हंगामा शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से 1908 का फ्लैशबैक देखते हैं। डेरी शहर में मेला लगा था और वहां पर काफी भीड़ थी। सर्कस के स्टेज से अनाउंसर ऐलान करता है कि आज का स्टार है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। उस जोकर को देखकर बच्चे तो खुशी से चिल्लाने लगते हैं। माहौल एकदम खुशियों से भर जाता है। पेनीवाइज स्टेज पर आता है, नाच शुरू करता है और बच्चे दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। लेकिन इस सारी खुशी के बीच भीड़ से दूर एक अजीब सा बच्चा चुपचाप सब कुछ देख रहा था जिसे कोई नोटिस नहीं करता। शो खत्म होने के बाद बॉब ग्रे जो पेनीवाइज बनता है अपना मेकअप साफ कर रहा था। उसकी बेटी इंग्रिड उसके साथ होती है। इंग्रिड उसकी तारीफ करती है, बोलती है कि आज रात और ज्यादा लोग आएंगे। इंग्रिड ने भी अपने चेहरे पर जोकर का मेकअप लगाया होता है और वो अपना नया लुक दिखाती है। बॉब खुश होता है और दोनों को मिलाकर नाम रखता है पेनीवाइज एंड पेरीविंकल, जो इंग्रिड की मर चुकी माँ का स्टेज नेम था। इंग्रिड मुस्कुराकर कहती है कि मुझे ये नाम बहुत पसंद आया क्योंकि इससे उसकी माँ की याद जुड़ी रहती थी। इंग्रिड पूछती है क्या उसे सर्कस की याद आती है। बॉब कहता है हाँ, उसे भीड़, लोगों के शोर और वो एनर्जी बहुत याद आती है। वो इशारा करता है कि एक दिन वो जिंदगी
उसे फिर बुलाएगी, लेकिन अगला एक्ट कुछ ऐसा होगा ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। इंग्रिड प्यार से अपने पिता को गले लगा लेती है। बाद में बॉब पूरी तरह पेनीवाइज बना हुआ शो से पहले शराब पीता हुआ और सिगरेट पी रहा था। तभी वही जंगल वाला अजीब बच्चा उसके पास आता है। पेनीवाइज उसे भगा देता है, लेकिन बच्चा कहता है कि जोकर बच्चों को अपनी तरफ खींचता है। वो बोलता है कि उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे। इस पर पेनीवाइज उसे कहता है कि मेरे भी मम्मी पापा नहीं मिल रहे क्योंकि वो मर चुके हैं। बच्चा मदद मांगता है, लेकिन पेनीवाइज मना कर देता है, बोलता है मैं बिजी हूँ। तभी दूर से चीख की आवाज आती है। बच्चा कहता है उसकी माँ की आवाज है और पेनीवाइज का हाथ पकड़कर उसे जंगल की तरफ ले जाता है। यही दिखता है कि वो चीज अपने शिकार को कैसे फंसाती है। इधर इंग्रिड अपने पिता को ढूंढती है। वो लोगों की फुसफुसाहट सुनती है, कोई आ रहा है, शांत रहो। कोई अंदाजा लगा रहा है कि यह किसने किया होगा। शो का मैनेजर इंग्रिड को चमकीला लाल रुमाल दिखाता है जो उसके पापा पेनीवाइज का था और ये झाड़ियों में मिला। वो कहता है शायद तुम्हारे पापा को भेड़ियों ने खा लिया। ये देखकर इंग्रिड बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। यहाँ मौजूदा वक्त में हथियारों से लैस नकाबपोश वो गुंडे लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। बाहर खड़ा कपल अंदर वालों को खतरे की चेतावनी देता है। मास्क पहने लोग अंदर आते हैं, बंदूक ताने हुए, और एक ही नाम चिल्लाते हैं, हैंक। उनका लीडर सिंगर को बेइज्जत करके बाहर जाने को बोलता है। वो लोग बोलते हैं कि उन्हें पता है हैंक यहीं कहीं छुपा हुआ है और अगर उसे सौंप दिया गया तो खून खराबा नहीं होगा। डिक आगे आता है और कहता है यहाँ कोई हैंक नहीं है, ये जगह मिलिट्री वालों के लिए रिजर्व है। लेकिन नकाबपोश लोग बोलते हैं कि वो लोग खुद ढूंढ लेंगे। सबको बचाने के लिए हैंक खुद सामने आ जाता है। उसकी बेटी रॉनी रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। हैंक सबसे रिक्वेस्ट करता है। तभी कुछ मिलिट्री वाले अंदर आते हैं और अपनी ऑफिशियल गन नकाबपोशों पर तान देते हैं। गुंडे हाथ ऊपर कर लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लगता है मामला शांत हो गया, मगर बाहर जाते ही वो दरवाजे बंद कर देते हैं और मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकते हैं और खिड़कियों से गोलियां चलाने लगते हैं। अंदर अफरा तफरी मच जाती है। आग फैलने लगती है। धुएं की वजह से कुछ दिखता नहीं। लोग चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते भी बंद हैं। कई लोग गोलियों का शिकार हो जाते हैं। रॉनी धुएं में हैंक को ढूंढती है। मार्ज का हाथ जलने लगता है। इसी नरक जैसे माहौल में डिक को अजीब सा विजन आता है। वो आग के बीच मरे हुए लोगों को चलते हुए देखता है, एक सैनिक की आत्मा भी। डिक को याद आता है कि फ्रिज के नीचे पानी की लीकेज से फर्श सड़ चुका था। वो एक आदमी की मदद से फ्रिज हटाता है। वो आदमी तुरंत गोली से मर जाता है और फर्श तोड़ देता है। तभी रॉनी की चीख सुनाई देती है। डिक ऊपर देखता है और आग के बीच सेस्की की आत्मा उसे दिखती है, वही योद्धा जिसने सदियों पहले उस एंटिटी का शिकार किया था। अचानक जलती आग के बीच पेनीवाइज खुद दिखाई देता है, नाचता हुआ। वो नॉर्मी नाम की औरत को बुलाता है, हाथ बढ़ाकर बाहर निकालने का झूठा वादा करता है। डरी हुई नॉर्मी उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी रॉनी एक भयानक सीन देखती है। पेनीवाइज नॉर्मी को खा रहा था। वो रॉनी की तरफ देखता है और मजाक में कहता है क्या देख रही हो, और जोर जोर से हंसने लगता है। रॉनी डर कर भागती है। डिक उसे ढूंढ लेता है, शांत करता है और वादा करता है वो उसे बचाएगा। तभी उसे पेनीवाइज की मौजूदगी महसूस होती है। पेनीवाइज उसे हे डिकी कहकर चिढ़ाता है। पीछे जले हुए बिना सिर वाले मरे हुए लोग खड़े दिखते हैं। डिक सेस्की से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बच्चों तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। बाहर नकाबपोश लोग भागने की तैयारी में हैं। उन्हें लगता है कोई जिंदा नहीं बचा होगा। वहाँ क्लिंट बावर्स घबराया हुआ है, लेकिन एक आदमी बोलता है जब तक हैंक की मौत पक्की ना हो जाए वो लोग नहीं जाएंगे। सेस्की की मदद से डिक बच्चों तक पहुंचता है, लेकिन तभी छत गिर जाती है। हैंक, रॉनी और विल किसी तरह लड़ते झगड़ते बाहर निकलते हैं और बच जाते हैं। उधर रिच मार्ज से कहता है कि एक फ्रिज में घुस जाओ, यही एक रास्ता है। मार्ज कहती है ये जगह बहुत छोटी है, लेकिन रिक उसे जबरदस्ती अंदर बंद कर देता है। दोनों जानते हैं कि दोनों तो बच नहीं सकते। भारी दिल से रिच फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है। मार्ज रोते हुए बाहर निकलने को बोलती है, लेकिन रिच मना करता है। वो उसे शूरवीरों की कहानी याद दिलाता है जो लड़कियों की रक्षा करते हैं। फिर वो स्कूल का एक किस्सा सुनाता है और बताता है कि स्कूल के पहले दिन उसने मार्ज को देखा था और देखते ही उसे प्यार हो गया था। रोते रोते मार्ज भी कहती है वो भी रिच से प्यार करने लगी है। रिच भी कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जल्दी हुई बिल्डिंग के बाहर स्टैन की कार स्टार्ट नहीं होती और वो वहीं फंस जाता है। वो बोनट खोलकर देख ही रहा होता है कि अचानक पेरीविंकल यानी कि इंग्रिड सामने आती है। स्टैन उसे देखकर चौंक जाता है। उसका अजीब सा जोकर वाला गेटअप देखकर गुस्से में बोलता है यहाँ से चली जाओ। पेरीविंकल आराम से उसे हेलो बोलती है और कहती है ये कॉस्ट्यूम उसकी असली पहचान है। स्टैन गुस्से में उसे धमकाता है। तभी वो धीरे से फुसफुसाती है हे डैडी। स्टैन पलटता है और पीछे पेनीवाइज आ जाता है, हाथ में बड़ा सा चाकू लिए। बिना रुके वो स्टैन को काट डालता है और बेरहमी से मार डालता है। पेरीविंकल चुपचाप सब देखते रहती है। पेनीवाइज स्टैन का सिर उठाकर खाने लगता है। पेरीविंकल बताती है उसने जो कुछ भी किया सब इसीलिए किया था कि वो अपने डैड पेनीवाइज को यहाँ बुला सके। उसे पता था कि डर और दर्द से वो वापस जरूर आएंगे। पेनीवाइज के कहने पर वो अपना जोकर वाला हॉर्न बजाती है। पेनीवाइज उसकी तारीफ करता है और कहता है कम टू डैडी। फिर उसे गले लगाता है। पेनीवाइज कहता है वो सोने जा रहा है लेकिन वापस जरूर आएगा। इंग्रिड उसे रोकने की कोशिश करती है, गिड़गिड़ाती है मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी पेनीवाइज की डरावनी मुस्कान देखकर इंग्रिड को जल्द समझ आ जाता है कि ये उसके पिता नहीं है। किसी का सिर खाते हुए उसे कुछ समझ नहीं आया। खैर वो रोते हुए पूछती है वो आखिर है कौन। पेनीवाइज कहता है मैं तो पेनीवाइज हूँ, तुम्हारा डांसिंग डैडी। वो मान लेता है कि उसने बहुत पहले इंग्रिड के पिता को खा लिया, लेकिन कहता है कि बॉब अभी भी उसके अंदर जिंदा है। ये बोलकर वो हंसने लगता है। इंग्रिड डर के मारे कांपने लगती है और अपना कॉस्ट्यूम उतारने
लगती है। पेनीवाइज तुरंत अपना मुंह खोल देता है और अंदर उसे चमकती लाइटें दिखती हैं और इन्हीं डेड लाइट्स के वजह से वो लोगों को कंट्रोल करता है। फायरमैन अंदर जाकर मार्ज को फ्रिज के अंदर जिंदा ढूंढ लेते हैं। जैसी वो बाहर आती है वो रिच की लाश देखती है, वो पूरी तरह टूट जाती है। रॉनी भी वहां पहुंचती है और रोते हुए गिर पड़ती है। इंग्रिड जिसका दिमाग पूरी तरह हिल चुका था उसे स्ट्रेचर पर डालकर जुनिपर हिल ले जाया जाता है। मार्ज पैरामेडिक्स को एक पल के लिए रोकती है और रिच का लटका हुआ हाथ प्यार से स्ट्रेचर पर सीधा रख देती है। विल और रॉनी उसे संभालते हैं। हैनलन और शार्लोट आते हैं और विल को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेते हैं। रॉनी धीरे से बताती है कि उसके पिता हैंक जंगल में छुपे हुए हैं। डिक जो अजीब विजन्स और मरे हुए सैनिकों की आवाजें सुन रहा है, हैनलन से कहता है कि वो एंटिटी अभी सो रही है। वो बोलता है कि उसे छुपे हुए पिलर्स का पता है क्योंकि उसने एक नेटिव बच्चे के दिमाग में देखा था कि एक पिलर वहां रखा गया है जहां वॉरियर चीफ मरा था। शार्लोट, रॉनी, मार्ज और विल जंगल में जाकर हैंक को ढूंढ लेते हैं। हैंक पहचान छुपाने के लिए हैनलन की यूनिफॉर्म पहन लेता है। हैनलन फैसला करता है कि वो सबको डेरी ले जाएगा क्योंकि उसे लगता है जब एंटिटी सो रही है तो वो लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। डेरी की न्यूज में झूठी खबर चलाई जाती है कि आग के लिए हैंक जिम्मेदार था और उसकी लाश मलबे में मिली है। और न्यूज में ये भी बताया जाता है कि शहर के लोग, जिसमें के स्टैन भी है, उन सभी ने मिलकर लोगों की जान बचाई। रोज और बाकी के लोग जानते हैं कि उस एंटिटी का फीडिंग साइकिल पूरा हो चुका है और वो अब आराम करने चला गया। सब 23 आम लोग और 17 सैनिकों की मौत का शोक मनाते हैं। रोज सबको याद दिलाती है कि उनकी कोशिशों से बहुत लोग बच गए और एंटिटी अब अगले 27 सालों के लिए अपने पिंजरे में बंद है। शार्लेट एक फिक्र भरा फोन करती और हैंक से कहती है कि वो उसके दोस्त पर भरोसा करे जो उन्हें डेरी से बाहर निकाल देगा। विल, रॉनी और मार्ज तय करते हैं कि लिली को रिच की मौत के बारे में खुद जाकर बताएंगे। लिली थकी हुई और परेशान हालत में उनकी बात सुनती है। मार्ज रोते रोते सच बता देती है। बाद में तीनों लड़कियां टावर में रिच का सामान इकट्ठा करने जाती हैं। मार्ज एक कागज का हवाई जहाज उठाती है जो रिच ने बनाया था और उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि रिच कभी ऐसा जहाज नहीं फेंक पाया जो मेन एवेन्यू तक पहुंचे। रॉनी और लिली उसे गले लगाती हैं और तीनों अपना दर्द बांटती हैं। खुदाई वाली जगह पर पहला पिलर मिलता है जो कछुए के खोल में लिपटा हुआ था। फुलर उसे ट्रक में लदवाता है और हैनलन को बताता है कि प्लान बदल गया है। अब पिलर को डेरी के सेंटर नहीं बल्कि बेस पर ले जाया जाएगा ताकि उसे एनालिसिस किया जा सके। फुलर कहता है जब एंटिटी अभी सो रही है तब उसके बारे में स्टडी की जा सकती है और इससे डिक को बाकी पिलर्स ढूंढने में मदद मिलेगी। इधर शार्लेट रोज से मिलने जाती है और हैंक को भी साथ लाती है जो कार में छुपा हुआ है। रोज उन्हें अंदर बुलाती और मदद का भरोसा देती है। वो बोलती है कि हैंक पर से दबाव अब कम हो जाएगा क्योंकि सब उसे मरा हुआ मान रहे हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि मॉन्ट्रियल में उसका दोस्त है जो ग्रोगन फैमिली को नए डॉक्यूमेंट्स दिला सकते हैं ताकि वो अपनी बेटी के साथ बॉर्डर पार जा सके। तभी अचानक डैनियल घबराया हुआ अंदर आता है और एक बड़ी परेशानी का खबर देता है। बेस पर पिलर को लावा में गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तभी हैनलन वहां पहुंचता है, चिल्लाता है कि ये सब रोक दो और अपनी बंदूक तान देता है। फुलर हैरान रह जाता है। तभी शॉ बीच में आकर हैनलन को अलग ले जाता है। वो ये सब ना बताने को लेकर माफी मांगता है और कहता है ये सब ऑपरेशनल सिक्योरिटी की वजह से था। हैनलन पूछता है क्या ये सब रशिया की वजह से है। शॉ सच बताता है कि खतरा बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर से है। वो रेशियल रायट्स, मिसाइल फेनेटिक्स और फेमिनिस्ट मूवमेंट का जिक्र करता है और कहता है कि ये अमेरिका टूटने की कगार पर है। उनके हिसाब से कानून चलाने और अराजकता रोकने के लिए डर जरूरी है। तभी हैनलन को समझ आ जाता है कि शॉ का कभी भी एंटिटी को बंद करने का इरादा था ही नहीं, वो तो उसे आजाद करना चाहता था। वो बताने लगता है कि देखो कल रात जो कुछ भी हुआ उसके वजह से कैसे इस जगह पर शांति आ गई है, लोगों में डर है। ये सुनकर हैनलन गुस्से में भर जाता है। वो चिल्लाता है कि पूरे देश को एक बड़ा डेयरी बनाने का मतलब है ढेर सारे बच्चों की कुर्बानी। शॉ कहता है ये तो बस कोलैटरल डैमेज होगा। हैनलन के विरोध के बावजूद शॉ ऑर्डर देता है प्रोसीजर जारी रखो। पिलर लावा में डूब जाता है और केज टूट जाती है और पेनीवाइज अपनी नींद से जाग जाता है। हैनलन गुस्से में शॉ पर बंदूक तानता है लेकिन तभी फुलर पीछे से अपनी बंदूक हैनलन की पीठ पर रख देता है। शॉ कहता है कि आज हैनलन ने जो किया उससे शायद देश बच गया हो और फुलर को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। हैनलन के घर पर विल को रॉनी का फोन आता है। रॉनी रो रही होती है और कहती है कि उसे सब कुछ गलत लग रहा है, पर अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। वो कहने लगती है विल मैं तुम्हें सूंघ सकती हूँ और तुम्हें टेस्ट भी कर सकती हूँ, तुम्हें खाना कितना स्वादिष्ट होगा। विल समझ जाता है कि ये पेनीवाइज है लेकिन जैसे वो पलटता है पेनीवाइज पीछे ही खड़ा था और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और डेडलाइट्स की वजह से विल उसकी रोशनी में फंस जाता है। अचानक पूरा डेरी शहर घनी और डरावनी धुंध में ढक जाता है। माहौल ऐसा हो जाता है कि कुछ भी साफ नहीं दिखता। शहर के पेड़ तक मुरझाने लगते हैं। डेरी स्कूल में प्रिंसिपल डन लेवी सीनियर क्लास में अजीब तरह से बात करता है जैसे कोई कठपुतली बोल रहा हो। फिर वो सबके सामने पेनीवाइज को बुलाता है। अगले ही पल पेनीवाइज प्रिंसिपल को बेरहमी से मार देता है और उसकी लाश को बच्चों की तरफ फेंक देता है। डर के मारे बच्चे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पेनीवाइज नाचते गाते हुए अपना मुंह खोल देता है। उसके अंदर की डेड लाइट्स चमकती है और सारे बच्चे हवा में तैरने लगते हैं। उधर टावर में रॉनी,
लिली और मार्ज सफाई कर रही होती हैं। बाहर की अजीब सी धुंध देखकर वो परेशान होते हैं। जैसी बाहर जाती हैं उन्हें हर जगह गुमशुदा बच्चों की पोस्टर दिखते हैं, अपने ही स्कूल के बच्चों के। मार्ज टूटते हुए कहती है, लगता है पेनीवाइज सबको उठा ले गया। पेनीवाइज अपनी सर्कस वाली गाड़ी चलाता है शहर से गुजरते हुए। उसके पीछे हवा में तैरते हुए बच्चों की भयानक लाइन लगी होती है और वो अजीब तरह से तुड़ही बजा रहा होता है। तभी रॉनी को जमीन पर प्रिंसिपल का कटा हुआ सिर मिलता है। मार्ज और लिली ऑडिटोरियम में ढूंढती हैं, लेकिन वहां सिर्फ लाश मिलती है, बच्चे गायब होते हैं। जब वो सिर देखती हैं तो तीनों डर से सन्न रह जाती हैं। तभी लिली को विल का मिसिंग पोस्टर मिलता है, खून से सना हुआ। अब साफ हो जाता है कि विल भी पकड़ा जा चुका है। गुस्से और डर से भरी मार्ज कहती है कि वो खून से चौड़े निशान का पीछा करेंगी, वही उन्हें विल तक ले जाएगा। पहले वो साइकिल निकालती है, लेकिन समझ जाती है कि वो लोग बहुत स्लो हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ दूध वाला दिखता है। वो उसके ट्रक को लेने का फैसला करते हैं। लड़कियां मना करती है कि मार्ज को ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन मार्ज अपने अंकल को याद करते हुए कहती है, मुझे पता है वो कैसे गाड़ी चलाते थे। फिर वो गाड़ी को उड़ाते हुए निकलती है। इधर हैनलन बार बार विल को कॉल करता है, लेकिन हर बार पेनीवाइज की डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो ताना मारकर पूछता है, जिस इंसान को डर नहीं लगता वो किससे डरता है। थोड़ी देर के लिए विल की डरी हुई आवाज आती है। फिर पेनीवाइज बीच में बोलता है, आकर अपने बच्चे को बचा लो, और फिर कॉल काट देता है। बेस पर डिक मरे हुए सैनिकों के डरावने विजन से टूटकर बाहर निकलता है और वो खुद को गोली मारने वाला होता है। तभी हैनलन जबरदस्ती अंदर घुसकर उसे रोक लेता है। डिक गुस्से में हैनलन को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन हैनलन चिल्लाकर बोलता है कि पेनीवाइज ने उसके बेटे को पकड़ लिया और उसे विल को ढूंढने के लिए डिक की मदद चाहिए। उधर शॉ धुंध को फैलते हुए देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि हैनलन और डिक बिना इजाजत बेस से निकल चुके हैं और ये बात उसे परेशान करती है। हैनलन और डिक रोज के घर पर शार्लट से मिलते हैं। जैसे ही शार्लट को विल के बारे में पता चलता है, वो तो गुस्से में हैनलन को मारती रहती है। उस पर इल्जाम लगाती है कि उसी के वजह से विल खतरे में है। हैनलन उसे शांत करता है, समझाता है कि डिक माँ बेटे के रिश्ते के जरिए विल को ढूंढने की कोशिश करेगा। रोज चेतावनी देती है कि सिर्फ ढूंढ लेना काफी नहीं होगा। हैनलन के पक्के इरादे को देखकर रोज आखिरी उम्मीद बताती है, जो है डैगर। वो कहती है कि डिक इस आखिरी आर्टिफैक्ट को ढूंढ सकता है। ये डैगर टूटे हुए पिलर की जगह लेगा और केज को दोबारा बंद कर सकता है, इससे पहले कि पेनीवाइज अपनी पूरी ताकत हासिल कर ले। इस डैगर को नदी के दक्षिण किनारे एक पुराने सूखे देवदार पेड़ के पास दफन करना होगा। यही वो सबसे दूर की जगह है जहां इसकी ताकत बाकी पिलर से जुड़ सकती है और केज को फिर से पूरा कर सकती है। रोज साफ कहती है कि यही उनका आखिरी मौका है। डिक मरे हुए लोगों की आवाजों से पूरी तरह परेशान हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सब बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि डैगर से वो लोग उस शैतान को मार सकते हैं। रोज उसे एक चाय देती है जो कि मैच्योर रूट से बनी हुई है। वो कहती है कि इससे आवाजें शांत होंगी और डिक एंटिटी की दुनिया में जा पाएगा। डिक उस चाय को पी लेता है और रोज की पूरी चेतावनी सुनने से पहले ही एक विजन में चला जाता है। डिक देखता है कि मार्ज चोरी की ट्रक चला रही है। ट्रक एक गड्ढे में उछलती है और पेड़ से टकरा जाती है। लिली के हाथ से डैगर छूट जाता है। लिली उसे उठा लेती है और मार्ज पर चिल्लाती है, उसे मत छूना। वो डैगर को अपने कपड़ों में छुपा लेती है। डिक बाकी लोगों को बताता है कि विल के दोस्त डैगर लेकर उसके पीछे जा रहे हैं। ये सुनते ही बड़े लोग डिक को ट्रक में डालते हैं जिसे डैनियल चला रहा होता है और वो लोग लड़कियों को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में हैंक पूछता है डैगर में इतनी ताकत क्यों है और लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है। रोज समझाती है कि डैगर उसी उल्का पिंड का टुकड़ा है जिससे वो एंटिटी पैदा हुआ था। ये टुकड़ा नी बोल्ट हाउस के नीचे से निकाला गया था। डैगर घर वापस जाना चाहता है और जितना दूर जाता है उतना ज्यादा ही वो खुद को रोकता है और जिस इंसान के पास होगा वो उसके दिमाग पर भी असर डालता है। धीरे धीरे डैगर का असर लिली पर दिखने लगता है। वो रॉनी और मार्ज पर चिल्लाती है कि वो दोनों उसका इस्तेमाल कर रही हैं। वो भागकर जंगल में चली जाती है। रॉनी और मार्ज उसके पीछे दौड़ती हैं। तीनों जमीन पर गिरकर उलझ जाती हैं। रॉनी प्यार से लिली से बात करती है और उसे उसका असली रूप याद दिलाती है। लिली को एहसास होता है कि यह डैगर उसे कंट्रोल कर रहा है। फिर वो अपने दोनों दोस्तों से माफी मांगती है। मार्ज कहती है कि अब डैगर को बारी बारी से उठाएंगे। तभी डैगर चमकने लगता है। तीनों ऊपर देखती हैं। पेनीवाइज की सर्कस वाली गाड़ी और हवा में तैरते बच्चे जमी हुई नदी के ऊपर जा रहे थे। उन्हें समझ आता है कि विल वही है। डर के बावजूद वो आगे बढ़ती है। उधर डिक भी वही देखता है और सभी को बताता है कि क्रिएचर नदी पर है और जल्दी सूखे लट्ठे को पार करेगा। हैनलन घबराकर डिक से कहता है कि वो फिर से क्रिएचर के दिमाग में जाए ताकि वो उसे थोड़ी देर रोक सके। लड़कियां बर्फ तक पहुंचती हैं। पेनीवाइज नीचे उतरता है और उनका मजाक उड़ाता है। एक बेवकूफ, एक अजीब लड़की और एक फेलियर। रॉनी डैगर उठाती है और पेनीवाइज पीछे हट जाता है। वो धुंध में हाइड एंड सीक खेलने लगता है और अचानक मार्ज को पकड़ लेता है। वो मार्ज को पकड़ लेता है और उसका पूरा नाम लेता है, मार्गरेट टोजियर, और उसके फ्यूचर के बेटे रिची टोजियर का नाम लेता है, मतलब रिच का। इससे हमें पता चलता है कि पेनीवाइज के लिए समय पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में नहीं चलता, उसके लिए सब एक है। वो रिची का मिसिंग पोस्टर दिखाकर कहता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अचानक पेनीवाइज पूरी तरह जम जाता है। मार्ज मौका देकर रॉनी और लिली के पास भाग जाती है। हवा में तैरते बच्चे, जिनमें विल भी होता है, नीचे गिरने लगते हैं। तभी बड़े लोग पहुंच जाते हैं। हैनलन और हैंक अपने बच्चों को गले लगाते हैं और बाकी बच्चों को सुरक्षित जगह भेजते हैं। हैनलन डैगर डैनियल को देता है और दोनों उस पेड़ की तरफ भागते हैं उसे दफनाने के लिए। तभी शॉ के सैनिक गोलियां चलाते हैं। हैंक घायल हो जाता है पर
डैनियल के गर्दन में गोली लगती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर विल ट्रक से उतरकर अपने पिता के पास दौड़ता है। हैनलन उसे गले लगाता है, डैगर उसके हाथ में देता और कहता है पेड़ की जड़ में इसे गहराई में गाड़ देना, इससे पहले कि सोल्जर्स उसे पकड़ लें। विल डरता है, कहता है मैं आपकी तरह हिम्मत वाला नहीं हूँ, लेकिन उसके पिता कहते हैं मेरे जैसे बनने की जरूरत भी नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। विल, रॉनी, लिली और मार्ज धुंध में गायब हो जाते हैं। इधर स्टैटिक वाला पेनीवाइज अपने दिमाग में बॉब ग्रे बनकर फंसा होता है। वो मानने से इनकार करता है कि वो बॉब है और खुद को भगवान बताता है, लेकिन एक आदमी उसे थप्पड़ मारता है। जनरल शॉ जमी हुई हालत में खड़े पेनीवाइज के पास आता है और कहने लगता है कि ये कोई डरावने सपने जैसा है और कहता है कि जो भी गलती हुई वो सब कुछ ठीक कर देगा। तभी सैनिक डिक को पकड़ लेते हैं। पेनीवाइज के दिमाग में वो डिक का भेष फाड़ देता है और जोर से लात मारता है। इल्यूजन टूट जाता है और पेनीवाइज वापस असली दुनिया में आ जाता है। शॉ ये देखकर डरने लगता है और पेनीवाइज को जाने को बोलता है, लेकिन पेनीवाइज शॉ के सबसे बड़े डर का रूप ले लेता है, एक बीमार कंकाल जैसा आदमी, और वो शॉ का चेहरा काट कर उसे मार डालता है। खुश होकर पेनीवाइज बड़ों के पास से दौड़ता हुआ निकलता है। बच्चे किसी तरह डैगर को पेड़ तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैगर विल को अपने घर खींचने लगता है। उधर हैनलन और बाकी बड़े सैनिकों को काबू में कर लेते हैं। हैनलन कर्नल से क्रिएचर को रोकने को बोलता है, लेकिन शॉ की मौत के बाद वो मना कर देता है। हैनलन पेनीवाइज के सिर में गोली मारता है, लेकिन वो तुरंत भर जाता है, वो मरता नहीं, गोलियां खत्म हो जाती हैं। पेनीवाइज बच्चों की तरफ रेंगता है, तभी एक चमत्कार होता है। डिक देखता है कि सेस्की रिच की आत्मा को बच्चों की मदद के लिए भेजता है। रिच की आत्मा के सहारे पूरी ताकत लगाकर बच्चे डैगर जमीन में गाड़ देते हैं और उसी पल रोज पेनीवाइज पर गोली चलाती है। पेनीवाइज एक विशाल चमगादड़ में बदलकर झपट्टा मारता है, लेकिन तभी डैगर से सुनहरी रोशनियां आसमान में चली जाती हैं और उसे पीछे ढकेल देती हैं। पेनीवाइज अपने अलग अलग रूप बदलता है और आखिर में अपना असली शक्ल डेड लाइट्स दिखाकर पीछे हटता है और फिर वो अगले 27 साल के लिए सोने के लिए चला जाता है। हैनलन होश में आता है और सुकून महसूस करता है कि विल सुरक्षित है। बच्चे हैरान होते हैं, बताते हुए कि उन्हें लगा जैसे एक और हाथ उनकी मदद कर रहा था। चारों मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शायद ये जरूर रिच था। सब कुछ खत्म होने के बाद रोज डैनियल की लाश के पास बैठकर उसका शोक मनाती है। अगले दिन सब शांत हो चुके डेयरी के आसमान के नीचे दोस्त और परिवार रिच के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं। मार्ज वहाँ सबके सामने स्पीच देती है। वो कहती है कि वो रिच को सिर्फ 1 महीने से जानती थी, लेकिन 1 महीने में ही उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो सभी ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़े थे और शायद जरूरत पड़े तो दोस्तों के लिए मर जाना भी गलत नहीं होता। वो मानती है कि ये सब कुछ उसे रिच ने सिखाया। वहाँ डिक भी मौजूद होता है। वो देखता है कि रिच की आत्मा उसके मम्मी पापा को गले लगा रही है। डिक उनके पास बैठकर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो जो कंधे पर हाथ महसूस कर रहे हैं वो रिच है, वो हमेशा उनके साथ रहेगा। रिच के पिता उससे पूछते हैं आप हो कौन? डिक हल्की मुस्कान के साथ कहता है वो तो मैं भी खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में मार्ज को शहर के बीचों बीच एक पेड़ पर रिच का कागज वाला हवाई जहाज फंसा मिलता है। मतलब आखिरकार रिच अपने जहाज को जहाँ उड़ाना चाहता था वो पहुंच गया। ये देखकर मार्ज के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लिली अपने पिता के कब्र पर जाती है। वो देर से आने के लिए माफी मांगती और बताती है कि अब उसके लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। टावर में रॉनी और विल भी लड़कियों के साथ जुड़ते हैं। सब मिलकर एक छोटा सा टोस्ट करते हैं। इधर मार्ज को पेनीवाइज की कही गई बात याद आती है कि उसका एक बेटा होगा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्यूचर में उस जोकर को खत्म करेगा। वो सोचती है कि पेनीवाइज के लिए शायद समय सीधा नहीं है, उसके लिए पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब एक जैसा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पेनीवाइज की मौत ही उसका जन्म है। मार्ज डर जताती है कि कहीं पेनीवाइज पुराने जमाने में जाकर उनके माता पिता पर हमला ना कर दे। लिली इस पर कहती है जो भी हो ये किसी और की लड़ाई होगी। डिक हैनलन से विदा लेता है। वो बताता है कि चाय पीने के बाद अब आवाजें बंद हो गई हैं और वो लंदन जा रहा है अपने दोस्त के साथ रहने। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। शार्लट और हैंक की माँ हैंक और रॉनी को अलविदा कहती है। दोनों अब भी भगौड़े हैं और रोज के दोस्तों के भरोसे बॉर्डर पार करके नई जगह बसाने जा रहे हैं। रोज हैनलन से मिलती है और बताती है कि उसकी रिटायरमेंट इज्जत के साथ हुई है, बस शर्त यह है कि वो चुप रहेगा। लेकिन हैनलन अब आर्मी पर भरोसा खो चुका है। रोज हैनलन और शार्लट दोनों से कहती है कि वो दोनों डेयरी की रखवाली के लिए सही इंसान हैं। वो चाहती है कि वो दोनों मिलकर ये देखें कि कोई दोबारा केज खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब और लोग आएंगे। रोज ये भी बताती है कि वो ये फार्म बेचने का सोच रही है क्योंकि डैनियल के बिना घर बहुत खाली लगता है। पहले हैनलन ऑफर मना कर देता है। वो कहता है कि उसके परिवार ने डेयरी में बहुत कुछ झेला है। विल और रॉनी उस कहावत की बात करते हैं जो डेयरी छोड़ देता है वो सब कुछ भूल जाता है। रॉनी जैसे ही विल को किस करती है हैनलन आवाज लगाता है कि चलने का वक्त हो गया। शार्लट हैनलन से धीरे से कहती है कि वो रोज की ऑफर के बारे में सोच रही है। हैनलन विल से पूछता है क्या वो रुकना चाहेगा। विल कार से तुरंत उतर जाता है और बोलता है मुझे एक पेन चाहिए। आखिरकार हैनलन और शार्लट तय करते हैं कि वो रोज के फार्म खरीद लेंगे। विल रॉनी के लिए एक चिट्ठी लिखता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा क्योंकि अब वो डेयरी में ही रहेगा। हैंक और रॉनी मॉन्ट्रियल पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद कहानी हमें इंग्रिड को दिखाती है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। समय है अक्टूबर 1988, मतलब कि 26 साल के बाद। इंग्रिड मेंटल हॉस्पिटल में पेंटिंग कर रही होती
होती है तभी एक नर्स की चीख सुनाई देती है। पास जाकर वो देखती है कि एक औरत ने खुद को खत्म कर लिया। वहाँ वो उस औरत के पति और उसकी बेटी को रोते हुए देखती है और वो बेटी मतलब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बेवरली है जिसे हमने मूवी में देखा था। इंग्रिड धीरे से उस आदमी से कहती है उदास मत हो, तुम तो पहले से जानते हो कि डेरी के बारे में लोग क्या कहते हैं। यहाँ जो मरता है वो सच में नहीं मरता। और इसी के साथ इट वेलकम टू डेरी सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा?